CH101 नेचुरल एनर्जी सेंटर। अर्नव, क्या हुआ? इस समय तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? मदन का अर्नव से यह सवाल पूछना लाजमी था, क्योंकि पिछले 4 दिनों से उसने अर्नव के व्यवहार को ऑब्जर्व किया था। अर्नव का चेहरा ज्यादातर इमोशनलेस ही रहता था, और उसके चेहरे पर हाव भाव तभी आते थे जब कुछ असामान्य घटना घटती थी, या फिर उसके चेहरे पर भाव तभी आते थे जब उसके परिवार वाले उसके साथ होते थे। पिछले 4 दिनों से उसने अर्नव को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, बल्कि अर्नव 24 घंटे सीरियस रहता था। लेकिन इस समय उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था, जिससे मदन इतना समझ गया था कि जरूर कोई बहुत ही गंभीर बात है, जिस वजह से अर्नव इतना ज्यादा डर चुका है। इधर मदन की बात सुनने के बाद अर्नव मन ही मन सोचता है, क्या उसे मदन को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद अर्नव मदन को ये बात बताने को तैयार हो जाता है, और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अर्नव मदन की तरफ देखते हुए उसे कहता है, भाई मदन, ये जगह कोई जंगल नहीं है, बल्कि यह एक कब्र है, और यह एक ऐसे ताकतवर योद्धा की कब्र है जिसने सिर्फ अपनी कब्र के लिए एक अलग आयाम तैयार किया है। जैसे हर 5 साल के समय अंतराल के बाद इस खंडहर में इस आयाम का दरवाजा खुलता है, इसी तरह कहीं और भी इस आयाम का दरवाजा खुलता होगा, लेकिन उसकी समय अंतराल की सीमा अलग हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोई आयामी दुनिया बनाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा के साथ खुला छोड़ देते हैं, तो वह आयामी दुनिया चारों तरफ हमेशा घूमती रहती है, और इन आयामी दुनिया को भी संतुलित रहने के लिए प्रकृति की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयामी दुनिया समय समय पर अपने आयाम का दरवाजा खोलकर प्रकृति की ऊर्जा को खींचती है, और इस समय हम एक योद्धा के कब्र की आयामी दुनिया में है, और जितना मुझे लग रहा है उस हिसाब से इस कब्र की आयामी दुनिया में खतरे बहुत खतरनाक है। इतना कहने के बाद अर्नव एक पल के लिए शांत होता है। इधर अर्नव की बात सुनकर मदन के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। एक पल के लिए कुछ सोचने के बाद अर्नव दोबारा से मदन से धीमी आवाज में कहता है, और जैसा तुम कह रहे थे उस हिसाब से यह पीली बेले किसी भी योद्धा को जान से नहीं मरती, बल्कि उनके शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा और खून को अवशोषित करती है, जिससे यह आयामी दुनिया लगातार और ताकतवर होती जा रही है। अब हमें इस कब्र में इन पीली बेलों के साथ साथ बाकी के खतरों से भी बचकर रहना होगा। मतलब अब हम यहाँ पर लापरवाही के साथ नहीं घूम सकते, हमें अपना प्रत्येक कदम सोच समझकर रखना होगा। अर्नव की इन बातों को सुनने के बाद मदन अर्नव की बातों से पूरी तरह सहमत था। वैसे भी उसे अर्नव की बातों पर पूरी तरह भरोसा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अर्नव के साथ लगातार 4 दिनों से था, और इन 4 दिनों में ही अर्नव ने उसे ऐसी बहुत सी बातें बताई थी जिन्हें सुनकर वह दंग रह गया था। भले ही ताकत के मामले में मदन अर्नव से काफी आगे था, लेकिन अगर ज्ञान की बात की जाए तो मदन अर्नव के सामने पानी भरेगा। और जो चीज अर्नव को खुद पता नहीं होती थी वह अपने गुरुदेव माधव से पूछ लेता था, क्योंकि शक्तियों की जानकारी के मामले में उसके गुरुदेव माधव इस समय का गूगल थे। उन्हें छोटे से छोटे प्रत्येक विषय पर काफी गहरी जानकारी थी। अर्नव को आयामों के बारे में जितना कुछ पता था वह सब उसे उसके गुरु माधव ने ही बताया था, और गुरुदेव माधव के अनुसार उन्होंने अर्नव को आयामों की 5% की जानकारी नहीं दी थी। और इतनी कम जानकारी के साथ ही अर्नव ने अपने से इतने ताकतवर योद्धा को चुप कर दिया था। मदन खुद भी हैरान था कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी अर्नव को इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। काफी देर तक एक दूसरे से ऐसे ही बात करने के बाद अर्नव और मदन सतर्कता के साथ अंदर की तरफ प्रवेश करने लग जाते हैं। वह जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो उनकी ऊर्जा को महसूस कर पीली बेल तुरंत उनकी तरफ आने लग जाती है। अर्नव को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन बेलों से कैसे बचा जाए, लेकिन अगले ही पल अर्नव को अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है, अर्नव, जितना जल्दी हो सके अपने शरीर में बहती हुई ऊर्जा को रोक लो। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नव तुरंत अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में बहने से रोक लेता है। अपनी ऊर्जा को रोकने के बाद अर्नव मदन को भी उसकी ऊर्जा रोकने को कहता है। अर्नव की बात मन मदन भी तुरंत अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में रोक देता है। उनके ऐसा करने के तुरंत बाद जब उन पीली बेलों को कोई भी ऊर्जा महसूस नहीं होती तो वह थोड़ा बहुत लहरा कर वापस पेड़ से जाकर लिप जाती है। अर्नव और मदन जब इस दृश्य को देखते हैं तो वह एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हैं। वह दोनों समझ गए थे कि अगर उन्हें यहाँ पर घूमना है तो अपने शरीर में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण भी प्रवाहित नहीं होने देनी, वरना अगर इन पीली बेलों ने उन्हें छू लिया तो उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा के छोटे से छोटे कण तक को अवशोषित कर जाएगी। इसके बाद अर्नव जब अपने आसपास देखता है तो वह ये देखकर हैरान था कि शुरुआत में ही बहुत से योद्धा जान से मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही देर में सभी योद्धाओं को समझ में आ गया था आखिर वह यहाँ पर किस तरह से जीवित रह सकते हैं। अर्नव ने अपने शरीर में मौजूद प्रत्येक ऊर्जा के कण को अपनी नाभि के केंद्र में इकट्ठा कर दिया था। किसी भी व्यक्ति की नाभि के केंद्र में ही ऊर्जा कोश होता है जो ऊर्जा को एकत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति का ऊर्जा कोश नष्ट हो जाता है तो वह एक सामान्य इंसान बनकर रह जाता है, और ऊर्जा कोश के नष्ट होने के बाद वह योद्धा प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाता, और ना ही वह योद्धा अपने शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा का संचार कर सकता है। अर्नव ने मदन को भी बता दिया था कि क्या करना चाहिए, और मदन ने भी तुरंत अपने शरीर में मौजूद सारी की सारी ऊर्जा को अपनी नाभि के केंद्र में इकट्ठा कर लिया था।
जिस कारण उन दोनों के शरीर से हल्की सी भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। उनके ऐसा करने से वहां पर मौजूद बाकी के योद्धा उन दोनों को अजीब तरह से देखने लग गए थे, क्योंकि अपने ऊर्जा प्रवाह को रोकने के बाद और अपनी पूरी ऊर्जा को नाभि के केंद्र में रोकने के बाद वह योद्धा नहीं लग रहे थे, बल्कि सामान्य इंसान लग रहे थे। जिस वजह से सभी योद्धाओं को यही लग रहा था कि कोई सामान्य इंसान जंगल में आ गया है, लेकिन फिर भी कोई भी उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि सभी उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चले जाते हैं। अर्नब और मदन भी अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते वक्त अर्नब को अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है। अर्नब, मैं अपनी आत्मिक शक्ति से देख पा रहा हूँ। ये समाधि ज्यादा बड़ी नहीं है। अब मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जहां पर इस समाधि में सबसे ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा है। वहां पर प्राकृतिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति भी प्रचुर मात्रा में है। अगर वहां पर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी शक्तियां काफी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन वहां पर जाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ कुछ बिष्ट हैं, लेकिन वह इतने ताकतवर नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि वह आत्मिक शक्ति से हमला करते हैं। अगर तुम वहां पर पहुंच जाते हो तो कोई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र एक भूल भुलैया है। इसीलिए मैं जिस दिशा में बताता जाऊं तुम्हें उस दिशा में ही चलना होगा। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर वह मन ही मन अपने गुरुदेव माधव से कहता है, गुरुदेव ठीक है, आप जिस दिशा में बताएंगे मैं उस दिशा में ही जाऊंगा, लेकिन क्या हम अपने साथ मदन भाई को भी ले सकते हैं? जिस पर गुरुदेव माधव सिर्फ इतना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गुरुदेव माधव अर्नब को रास्ता बताने लग जाते हैं और अर्नब भी उसी रास्ते पर चलने लग जाता है। वहीं अर्नब को इतना बेफिक्र चलते देखकर मदन भी अर्नब के पीछे पीछे जाने लगता है और अर्नब से पूछता है, भाई अर्नब, पहले तो तुमने कहा था कि यहाँ पर हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, लेकिन अब तुम इतने बेफिक्र क्यों चल रहे हो? अर्नब मदन के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, भाई मदन, मेरा मन कह रहा है कि हमें इस दिशा में जरूर कुछ खास मिलेगा, और जब जब मैंने अपने मन की सुनी है तब तब मुझे कुछ बहुत ही खास मिला है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम बहुत जल्द अंतिम चरण में प्रवेश कर पाओगे, लेकिन यहाँ से चलते वक्त हमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? इधर मदन जैसे ही अर्नब की बात सुनता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल अर्नब के मुंह से अपने चरण में वृद्धि की बात सुनकर मदन काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। और रही बात मुश्किलों की, तो मदन को अच्छे से पता था इस कब्र में उसके जितने ताकतवर योद्धा बहुत ही कम आए हैं, जिनको एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसीलिए मदन अर्नब की बातों को तुरंत मान जाता है और अर्नब के बगल में जोश के साथ चलने लग जाता है। कुछ ही देर में उनके सामने एक जंगली सियार आ जाता है। ये टियर 1 का एक बिष्ट था जिसने अपना लोअर गेट ओपन कर रखा था, जिसका मतलब वह जंगली सियार एक एक्सपर्ट लेवल के योद्धा के जितना ताकतवर था। उस जंगली सियार को देखकर मदन फाइटिंग पोजीशन में आता उससे पहले ही अर्नब अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ करते हुए कहता है, खत्म कर दो इसे। वह जंगली सियार कोई प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन उसके सर से अलग हो चुकी थी। मदन अपने सामने के दृश्य को देखकर आंखें फाड़कर देख रहा था। इस समय उसकी आंखों के सामने एक लाल और काले रंग का खतरनाक सांप उस सियार की गर्दन को निगल चुका था। उस लाल और काले रंग के खतरनाक सांप के आगे वह जंगली सियार प्रतिक्रिया भी नहीं रह पाया था। और वैसे भी अर्नब के लिटिल रेड के सामने वह जंगली सियार कुछ भी नहीं था, क्योंकि अर्नब का लेटर रेड टियर 1 के हायर गेट को ओपन कर चुका था। मतलब वह एक ग्रैंड मास्टर के जितना ताकतवर था। हालांकि इस जंगली सियार के पास लिटिल रेड के ऊपर हमला करने के लिए आत्मिक शक्तियां थी, लेकिन वह लिटिल रेड पर हमला कर पाता उससे पहले ही लिटिल रेड ने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया था। लिटिल रेड अर्नब के सांप का नाम था। वहीं लिटिल रेड उस जंगली सियार को खत्म करने के बाद वापस अपने आकार को छोटा करता है और दोबारा अर्नब की कलाई पर लिपट जाता है। मदन को इस समय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी इसी वक्त क्या देखा है। मदन अर्नब के साथ 4 दिन से था, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता था कि अर्नब के पास एक ग्रैंड मास्टर लेवल के जितना खतरनाक बिष्ट हरदम साथ रहता है। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वह उस बिष्ट की मौजूदगी तक को महसूस नहीं कर पाया था। मदन इस समय अर्नब को ऐसे देख रहा था जैसे अर्नब के पास इसके अलावा भी और भी बहुत से राज छुपे हैं, लेकिन मदन अर्नब से कुछ पूछता नहीं है, बल्कि वह दोनों तो वहां से आगे जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से अर्नब को अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है, अर्नब, यह क्या कर रहे हो? वह जंगली सियार भले ही काफी लो लेवल का बिष्ट है, लेकिन यह मत भूलो कि उस जंगली सियार के पास आत्मिक शक्तियां थी। इसलिए इस जंगली सियार के शरीर के साथ साथ इसका दिल काफी कीमती है। तुम्हें इस जंगली सियार को अपनी स्पेस रिंग में रख लेना चाहिए। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब अचानक से रुक जाता है और उस जंगली सियार की तरफ देखने लगता है। इसके बाद अर्नब उस जंगली सियार के शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करता है और अपने लेफ्ट हैंड को आगे कर देता है। अगले ही पल उस जंगली सियार के शरीर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल शेप दिखाई देती है, जिसके अंदर सब कुछ काला ही काला नजर आ रहा था, लेकिन उस शेप के अंदर से खतरनाक आयामी शक्ति महसूस हो रही थी। पलक झपकते के साथ उस जंगली सियार का शरीर हल्का हवा में उड़ता है
और उस आयामी शक्तियों से घिरे ट्रायंगल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वह ट्रायंगल भी गायब हो जाता है। मदन जब उस सियार के शरीर को ऐसी हवा में गायब होते देखता है तो वह दोबारा से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अर्नव इस समय ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा था जिसे देखकर मदन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। उस जंगली सियार को मारने के बाद अर्नव और मदन ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। बीच बीच में उन्हें और भी बहुत से बिष्ट मिले थे, लेकिन वह उनके ऊपर हमला करते हैं। उससे पहले ही अर्नव अपने लिटिल रेड की मदद से उन्हें जान से मार देता था और उन सभी के शरीर को अपने स्पेस रिंग में रखने लग जाता है। उन्होंने जंगली सियार के बाद 4 और बिष्ट मारे थे, लेकिन वह सारे बिष्ट उस जंगली सियार के लेवल के ही थे, इसलिए उन्हें जान से मारने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अपने 5वें बिष्ट को मारने के बाद अर्नव जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ने वाला था, तभी उसको अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। इस समय अर्नव की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि वह अपने कदम आगे बढ़ाए। आखिर गुरुदेव माधव ने अर्नव को ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर अर्नव अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ा रहा था। आखिर उन सभी बिष्टों का शरीर अर्नव के किस काम आएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नव द किंग ऑफ माफिया। CH-102 नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल पावर। अर्नव अपने लिटिल रेड की मदद से आगे आने वाले हर बिष्ट को जान से मार देता था और उन सभी के शरीर को अपने स्पेस रिंग में रखने लग जाता है। उन्होंने जंगली सियार के बाद 4 और बिष्ट मारे थे, लेकिन वह सारे बिष्ट उस जंगली सियार के लेवल के ही थे, इसलिए उन्हें जान से मारने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अपने 5वें बिष्ट को मारने के बाद अर्नव जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ने वाला था, तभी उसको अपने दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है। अर्नव, यहीं पर रुक जाओ, आगे एक योद्धा एक ताकतवर बिष्ट के साथ लड़ रहा है और यह टियर 2 का लोअर गेट ओपन बिष्ट है और उसके साथ लड़ने वाला योद्धा भी अंतिम चरण के मोनाक लेवल का योद्धा है, लेकिन उस बिष्ट के पास आत्मिक शक्ति होने की वजह से वह उस योद्धा के ऊपर हावी हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगले 4 से 5 मिनट में वह योद्धा जान से मारा जाएगा। अगर हमें यहां से आगे जाना है तो मुझे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वह बिष्ट आत्मिक शक्तियों से हमला कर रहा है। हालांकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि आत्मिक शक्तियों के हमलों को झेल सको। इसीलिए अपने शरीर को ढीला छोड़ो और मुझे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करने दो। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। इस समय अर्नव की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि वह अपने कदम आगे बढ़ाए। अर्नव को पता था कि उसके गुरुदेव माधव एक आत्मा के रूप में है और अगर वह सामने आ भी जाते हैं तो वह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वह अपनी आत्मिक शक्तियों से इतने ताकतवर है कि वह एक लॉर्ड लेवल के योद्धा को 1 मिनट के अंदर अंदर ही जान से मार सकते हैं। और जब वह आत्मा के रूप में सिर्फ अपनी आत्मिक शक्तियों से ही इतने ताकतवर है, अगर उनके पास उनकी ताकत होती तो वह कितने ज्यादा ताकतवर होते। और अपने गुरुदेव माधव की वजह से अर्नव को पता था कि आत्मिक शक्तियों वाले जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं। शायद मदन को भी उस टियर 2 के बिष्ट से लड़ने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से अर्नव काफी ज्यादा डर गया था। इधर मदन अर्नव को रुकता देखकर हैरान हो गया था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखता है तो उसके चेहरे के भी हाव भाव बदल जाते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अर्नव के पास कुछ ऐसा है जिस वजह से वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं को देख सकता है। और मदन को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी कोई बिष्ट उन पर हमला करने आता था तो अर्नव पहले ही सतर्क हो जाता था और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। इसीलिए मदन को विश्वास हो गया था कि आगे जरूर कुछ ऐसा है, जिसे महसूस कर अर्नव भी काफी डर गया है। मदन को पता था कि वह अर्नव से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वह अर्नव की तरफ देखते हुए उसे कहता है, अर्नव भाई, क्या हुआ? आगे कुछ गंभीर हो रहा है क्या, जो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव इतने गंभीर हो गए हैं? अगर आगे का खतरा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है तो तुम चिंता मत करो, मैं उस खतरे को जड़ से खत्म कर दूंगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ का खतरा कुछ ज्यादा बड़ा होगा। और तुम इसे मेरा घमंड मत समझना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कब्र में प्रवेश करने वाले सभी योद्धाओं में से मेरे जितने ताकतवर योद्धाओं को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। मदन की बात सुनने के बाद अर्नव एक गहरी सांस लेता है और मदन की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ कहता है, मदन भाई, मुझे आपकी ताकत पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, लेकिन सामने मौजूद खतरे से ताकत से नहीं निपटा जा सकता। शायद मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, यहाँ पर जो बिष्ट है वह भले ही कमजोर है, लेकिन वह अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा को जान से मार सकते हैं। उन सभी के पास कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं जो शायद धरती पर तो किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास है तो कोई भी उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। आप खुद सोचिए, यहाँ पर इतने ताकतवर योद्धा आते हैं जिनकी धरती पर भी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब वह योद्धा यहाँ पर आते हैं तो वह योद्धा कई बार जान से क्यों मारे जाते हैं? यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और यहाँ के बिष्टों के पास वही शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है आत्मिक शक्ति। अगर किसी योद्धा के पास ये शक्तियां होती हैं तो वह योद्धा अपनी आत्मा से किसी दूसरे की आत्मा पर हमला कर सकता है, और इस तरह की शक्तियां आपको कई बार किसी हथियार शिल्पकार या फिर कोई वैद्य जब अपना काम करता है
तो आपको महसूस हुई होगी। लेकिन उनको भी इस बार ए में पता नहीं होता। और इन शक्तियों से सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि हम अपने आसपास के चारों तरफ के माहौल पर नजर भी रख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेशन के अंदर देख सकते हैं। और इस आत्मिक शक्ति के और भी बहुत से फायदे होते हैं। लेकिन इस शक्ति को हासिल करना और इस शक्ति को विकसित करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और अगर किसी योद्धा या फिर किसी बिष्ट के पास इस तरह की शक्ति होती है, तो वह अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा को भी मार सकता है। अर्नव की बातों को सुनकर मदन की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव ने अभी उसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया है जिसके बारे में लॉर्ड लेवल के योद्धाओं तक को नहीं पता। लेकिन वह ये देखकर हैरान था कि अर्नव ने उसको एक ऐसी जानकारी बताई है जिसके बारे में अगर किसी योद्धा को पता हो तो वह किसी को भी इस बारे में ना बताए। मदन समझ गया था कि इस समय अर्नव उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास कर रहा है, जिस वजह से मदन मन ही मन अर्नव की प्रशंसा करने लग गया था। इधर अर्नव ने मदन को ये जानकारी इसलिए बताई थी क्योंकि उसके गुरुदेव माधव ने उससे कहा था कि मदन को वह जानकारी बता सकता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने ताकतवर होने के बावजूद भी गुरुदेव माधव अभी भी ताकत के साथ साथ ज्ञान के पीछे भागते थे। हालांकि भले ही गुरुदेव माधव को बहुत ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने एक बड़े समंदर में से सिर्फ एक बूंद ही ज्ञान प्राप्त किया है। इधर भले ही अर्नव को पता हो कि अगर मदन उस बिष्ट के साथ लड़ता है तो वह उस बिष्ट को जान से मार देगा, लेकिन मदन के पास अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए आत्मिक शक्तियां नहीं थी। इस कारण उस बिष्ट के साथ लड़ाई में मदन की आत्मा काफी ज्यादा घायल हो सकती है। इसी कारण अर्नव ने मदन को लड़ने से रोका था। वही जब अर्नव मदन से बातें कर रहा था, तभी उसके दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की गंभीर आवाज सुनाई देती है। लड़के, अगर तुम्हारा वार्तालाप खत्म हो गया हो तो जल्दी से मुझे तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल करने दो। उस बिष्ट ने उस योद्धा को जान से मार दिया है और उसने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है। इसी कारण वह तेजी से इसी तरफ आ रहा है। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नव काफी ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। वह जैसे ही अपने शरीर को ढीला छोड़ता है तो अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में शक्तियों की बाढ़ आ गई है। पलक झपकते के साथ अर्नव की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। जहां अब तक अर्नव ने अपनी ऊर्जा को अपनी नाभि के केंद्र में इकट्ठा कर रखा था, अगले ही पल उसके शरीर में वह ऊर्जा बिजली से भी तेज रफ्तार में दौड़ने लग जाती है। अर्नव के चारों तरफ की आभा बदल जाती है। उसके चारों तरफ की आभा काफी ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी हो गई थी। अर्नव की आभा इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि उसके बगल में खड़े मदन के शरीर पर दबाव देने लग गई थी। और एक एम्परर लेवल का योद्धा होने के बावजूद भी मदन अर्नव के शरीर से निकलती हुई आभा के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने जीवन में एक बार एक लॉर्ड लेवल के योद्धा से भी मिला था, लेकिन उस लॉर्ड के शरीर से भी इतना भयानक आभा का दबाव उत्पन्न नहीं हो रहा था जितना इस समय अर्नव की आभा से हो रहा था। मदन जैसे तैसे करके जब अर्नव को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे इस समय भले ही उसकी आंखों के सामने अर्नव खड़ा है, लेकिन उसके शरीर में अर्नव नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद है। और वह इतना ज्यादा ताकतवर है कि धरती पर ताकतवर से ताकतवर योद्धा को सिर्फ अपने एक ही इशारे से खत्म कर सकता है। और जैसा मदन सोच रहा था ऐसा संभव भी था क्योंकि अर्नव के गुरुदेव माधव कोर रेलम के योद्धा थे और पूरी पृथ्वी पर इस लेवल का कोई भी योद्धा मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जो योद्धा अपने आप को लॉर्ड बोलते हैं, जो कि कल्टीवेशन के हिसाब से अर्थ स्पिरिट रैंक के योद्धा होते हैं, वह भी उनके सामने कुछ नहीं थे। गुरुदेव माधव ने स्पिरिट रेलम के तीनों रैंकों को पार करके कोर रेलम में प्रवेश कर चुके थे। भले ही जहर अंतर सिर्फ 2 रैंक का था, लेकिन ताकत और शक्तियों के मामले में ये 2 रैंक का अंतर इतना ज्यादा था कि कोई भी इस अंतर को भर नहीं सकता था। इधर अर्नव के शरीर के ऊपर कंट्रोल करने के बाद गुरुदेव माधव अपना एक हाथ आगे करते हुए अपनी आत्मिक शक्तियों से एक अदृश्य हमला कर देते हैं, जिस वजह से अगले ही पल उनके हाथों से एक अदृश्य हमला तेजी से निकलता है। भले ही उनका हमला अदृश्य था, लेकिन वह हमला जहां से भी गुजर रहा था तो वह जगह धुंधलाहट में बदल रही थी और पलक झपकते के साथ वह हमला सामने से आते हुए एक सांड से टकरा जाती है। भले ही यह एक सांड था, लेकिन यह सांड पीले रंग का था और इसके दोनों नुकीले सींग हरे रंग में चमक रहे थे। गुरुदेव माधव अपनी गहरी और भयानक आवाज में सामने मौजूद उस सांड की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ आत्मिक शक्ति आभा की आरंभिक अवस्था में होते हुए मुझे चोट पहुंचाने की सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपनी इस छोटी सी शक्ति से मुझे चोट पहुंचा सकते हो? इस समाधि का मालिक खुद भी सिर्फ मध्य अवस्था तक पहुंच पाया था। अगर वह भी जिंदा होता तो उसकी भी इतनी औकात नहीं थी कि आत्मिक शक्ति के हमले से वह मुझे नुकसान पहुंचा सके। रही बात ताकत की, तो शुक्र मनाओ मैं तुम पर किसी तकनीक का उपयोग नहीं किया, वरना यहीं पर तुम्हारे शरीर के चिथड़े उड़ चुके होते। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें हिम्मत तो बहुत है। चलो अब इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। इधर दूसरी तरफ वह बिष्ट भले ही गुरुदेव माधव की बात को नहीं समझ पाया था, लेकिन वह इतना समझ गया था कि सामने मौजूद योद्धा उसको जान से मार सकता है। इसीलिए वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुदेव माधव के अदृश्य आत्मिक शक्तियों के हमले ने उस सांड को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ कर रहा था।
इधर गुरुदेव माधव जब उस सांड को भागते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल वह तुरंत अपने हाथों से अलग अलग मुद्रा बनाने लग जाते हैं, जिस वजह से आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा में काफी ज्यादा खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, यहाँ तक कि वहां की आत्मिक शक्तियों में भी कंपन होना शुरू हो गया था। लेकिन पलक झपकते के साथ गुरुदेव माधव के हाथों के बीच में एक छोटे से पीले हरे रंग के बवंडर का निर्माण हो गया था। उस बवंडर को देखने के बाद गुरुदेव माधव अपने हाथों को आगे करते हुए कहते हैं, आत्मिक भंवर तकनीक। उनके इतना कहने के तुरंत बाद उनके हाथों से वह छोटा पीले हरे रंग का बवंडर तेजी से उस सांड की तरफ जाने लगता है। मदन जब उस हमले को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मदन उस हमले में मौजूद खतरनाक शक्तियों को महसूस कर पा रहा था। मदन को वह हमला काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि मदन को उस हमले के अंदर से काफी रहस्यमय शक्तियां महसूस हो रही थी। उस शक्ति कर महसूस कर मदन के शक्ति केंद्र में इकट्ठी हुई शक्तियों में हलचल हो जाती है और मदन अपनी आत्मा में एक अलग तरह की कंपन महसूस कर पा रहा था, जिससे मदन समझ गया था कि वह हमला कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर वह हमला मदन से टकरा जाता है तो मदन को पूरा विश्वास था कि वह पलक झपकते के साथ उस हमले की वजह से चिथड़ों में फट जाएगा। वह हमला तेजी से उस सांड की तरफ बढ़ रहा था। इस समय उस सांड की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर वह सांड कोई इंसान होता तो वह यही सोचता कि उसे इस तरफ नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक योद्धा को मारने के बाद वह सांड अपने अगले शिकार के लिए अर्नब की तरफ आया था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिसका शिकार करने जा रहा है वह शिकारी बन जाएगा और शिकारी शिकार बन जाएगा। गुरुदेव माधव अपनी आंखों में गहरे कत्ल के भाव के साथ इस समय उस सांड को देख रहे थे। वह सांड दौड़ते हुए जब अपनी गर्दन घुमाकर गुरुदेव माधव को देखता है तो उसे गुरुदेव माधव कोई इंसान नहीं बल्कि यमराज नजर आ रहे थे। गुरुदेव माधव का हमला जैसे ही उस सांड से टकराने वाला होता है तभी वहां पर आत्मिक शक्तियों का दबाव बढ़ जाता है और उस सांड के आगे की जगह धुंधलाने लग जाती है और अगले ही पाल वहां पर एक इंसानी आकृति दिखाई देती है, जो सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से गुरुदेव माधव के आत्मिक भंवर तकनीक के हमले को रोक देता है। आखिर कौन है ये योद्धा जिसने गुरुदेव माधव के हमले को इतनी आसानी से रोक दिया? क्या ये योद्धा गुरुदेव माधव के लिए किसी तरह का कोई खतरा बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-103 चंद्रशेखर एंड सेल्फ सीड। गुरुदेव माधव अपनी आंखों में गहरे कत्ल के भाव के साथ इस समय उस सांड को देख रहे थे। वह सांड दौड़ते हुए जब अपनी गर्दन घुमाकर गुरुदेव माधव को देखता है तो उसे गुरुदेव माधव कोई इंसान नहीं बल्कि यमराज नजर आ रहे थे। गुरुदेव माधव का हमला जैसे ही उस सांड से टकराने वाला होता है तभी वहां पर आत्मिक शक्तियों का दबाव बढ़ जाता है और उस सांड के आगे की जगह धुंधलाने लग जाती है और अगले ही पाल वहां पर एक इंसानी आकृति दिखाई देती है, जो सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से गुरुदेव माधव के आत्मिक भंवर तकनीक के हमले को रोक देता है। और जैसे ही वह हमला रुकता है तो चारों तरफ आत्मिक शक्तियों की लहर फैल जाती है। जब गुरुदेव माधव अपने हमले को रुकता हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गुरुदेव माधव तुरंत अपनी आत्मिक शक्तियों से सामने मौजूद इंसान की जांच करते हैं और उस इंसान की जांच करने के बाद गुरुदेव माधव अपनी गहरी और गंभीर आवाज में उस व्यक्ति से कहते हैं, एक आत्मा का अंश, कमाल है, मैंने उम्मीद नहीं की थी यहाँ पर मुझे एक आत्मा मिल जाएगी, और वह भी एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी आत्मिक शक्तियां जागृत कर रखी है। लेकिन फिर भी अभी तुम उन्नत अवस्था में हो और तुम मेरे हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगर अपने इस आत्मा को भी खत्म नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ और मुझे इस सांड का आत्मिक दिल लेने दो। उस सांड के आगे मौजूद वह आत्मा जब सामने मौजूद व्यक्ति की बात सुनती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उस आत्मा को विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ एक झलक देखने के बावजूद ही सामने मौजूद इंसान उसकी आत्मिक शक्तियों के लेवल और यह पता लगा कि वह एक आत्मा है। लेकिन अगले ही पल वह आत्मा भी अपनी आत्मिक शक्तियों से अर्नब के शरीर की जांच करने लगती है। लेकिन अगले ही पल उस आत्मा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आत्मा की आत्मिक शक्तियां को रास्ते में ही नष्ट कर दिया था और इतना डरा दिया था कि वह तुरंत वह आत्मिक शक्तियां उस आत्मा के अंदर चली गई थी, जिस वजह से उसे आत्मा के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वह आत्मा समझ गई थी कि उसके सामने मौजूद व्यक्ति आत्मिक शक्तियों के मामले में उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इधर अर्नब के शरीर में मौजूद गुरुदेव माधव की आंखें गंभीर हो गई थी और उनकी आंखें गुस्से की वजह से आग फेंक रही थी, जिस वजह से गुरुदेव माधव गुस्से में उस आत्मा से कहते हैं, एक छोटे से किंग लेवल के योद्धा होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शरीर की जांच करोगे। भले ही इस समाधि के अंदर तुमसे एक लॉर्ड लेवल का भी युद्ध डर सकता है, लेकिन मेरी गिनती इन छोटे मोटे इन लॉर्ड लेवल के योद्धाओं में मत करना। और वैसे भी अब जब इस समाधि का राजा मेरे सामने आ ही गया है तो क्यों ना तुम्हारी आत्मा से मैं अपनी शक्तियां बढ़ा लूं। इधर वह आत्मा गुरुदेव माधव के इन शब्दों को सुनकर और ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने मौजूद इंसान ये जानता है कि यह कोई जंगली नहीं बल्कि एक समाधि है, और वह उसे एक झलक देखकर ही पहचान गया कि वह इस समाधि का राजा है। अब वह आत्मा घबरा गई थी और उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। वह आत्मा अपनी कंपकपाती आवाज में सामने मौजूद गुरुदेव माधव से कहती है, श्रेष्ठ, मुझे माफ कीजिए,
मुझे मालूम नहीं था कि मेरी इस छोटी सी समाधि में आपके जैसा एक एक्सपर्ट आ जाएगा। श्रेष्ठ, आप मुझे जान से मत मारो, वरना यह आयामी स्पेस टूट जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इधर गुरुदेव माधव जैसे ही उस आत्मा की बात सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उन्हें सामने मौजूद आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वह अगले ही पल अपनी आत्मिक शक्तियों से पूरे आयाम की जांच करते हैं। और इस बार पूरे आयाम की जांच करने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि वह अभी तक जिसे आयामी दुनिया समझ रहे थे वह कोई आयामी दुनिया नहीं बल्कि आयामी स्पेस है। गुरुदेव माधव को पता था कि आयामी दुनिया और आयामी स्पेस पूरी तरह से एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें बस कुछ अंतर ऐसा होता है जिस वजह से यह आयामी दुनिया और आयामी स्पेस में अंतर बताया जा सकता है। गुरुदेव माधव अपनी छोटी आंखों से ही उस आत्मा की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने यह आयामी स्पेस किस कारण बनाया है? मुझे नहीं लगता कि तुमने इस आयामी स्पेस को सिर्फ अपनी समाधि के लिए बनाया है। वह आत्मा जब गुरुदेव माधव की बात सुनती है तो वो उसके अंदर एक डर की लहर उत्पन्न हो जाती है। उस आत्मा ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद ये 20-21 साल का लड़का आयामों के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखता होगा, और उसने पलक झपकते के साथ इस बात का अंदाजा लगा लिया कि इस आयामी स्पेस को उसने समाधि के लिए नहीं बल्कि किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए बनाया है। लेकिन उस आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने मौजूद ये 20-21 साल का लड़का नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ उसका शरीर है और उसके अंदर आत्मा कोई बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी है। लेकिन वह अभी इस बारे में सोच नहीं सकता था, इसलिए वह गुरुदेव माधव के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा श्रेष्ठ, मैंने यह आयामी स्पेस अपनी समाधि के लिए नहीं बनाया बल्कि आत्मा बीज के लिए बनाया है। अब जब आपके पास भी आयामी शक्तियां हैं तो आपको आत्मा बीज के बारे में अच्छे से पता होगा। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम चंद्रशेखर है श्रेष्ठ। उस चंद्रशेखर नाम की आत्मा की बात सुन गुरुदेव माधव की आंखें हैरानी में छोटी हो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आयामी स्पेस में आत्मा बीज होगा। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मन ही मन सोचते हैं, अगर अर्नब उस आत्मा बीज को खा लेता है तो अर्नब की आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाएगी और आत्मा बीज से अर्नब की आत्मा भी मजबूत होगी। गुरुदेव माधव को अच्छे से पता था अगर अर्नब की आत्मा मजबूत होती है तो सीधा सीधा उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह जब जब अर्नब के शरीर से बाहर आते हैं तो उन्हें अर्नब की आत्मा से अलग होने के लिए अर्नब की आत्मा को झटका देना पड़ता था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी गुरुदेव माधव अर्नब की आत्मा को थोड़ी चोट पहुंचाते थे। लेकिन अगर अर्नब उसे आत्मा बीज का सेवन कर लेता है तो अर्नब की आत्मा पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके बाद गुरुदेव माधव को उसके शरीर से बाहर निकलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही अर्नब की आत्मा को वह किसी तरह से चोट पहुंचा पाएंगे। और अर्नब की आत्मा से जुड़े होने की वजह से उनकी आत्मा भी मजबूत होगी, इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हालांकि आत्मा बीज के और भी बहुत से फायदे होते हैं, इस आत्मा बीज की महत्वपूर्ण यही से लगाई जा सकती है कि आत्मा बीज की आवश्यकता गुरुदेव माधव के जैसे ताकतवर योद्धाओं तक को भी होती है और उनके लिए भी यह खास वस्तुओं में गिनी जाती है, जिस वजह से अगले ही पल गुरुदेव माधव चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए कहते हैं, चंद्रशेखर, इतने सालों से इस आयामी स्पेस में रहने की वजह से शायद तुम बाहरी दुनिया के बारे में भूल गए होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर तुम बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकते हो। हालांकि मैं तुम्हारे शरीर तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इतना ताकतवर बन सकता हूं कि ताकतवर से ताकतवर योद्धा भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे अंदर अपनी आत्मा सील छोड़नी होगी और आत्मा बीज को मुझे सौंपना होगा। देख लो, मैंने तुम्हें काफी अच्छा प्रस्ताव दिया है। अगर मुझे सिर्फ आत्मा बीज चाहिए होता तो मैं ये तुम्हें मारकर भी हासिल कर सकता था। मुझे पता है आत्मा बीज की सहायता से तुम अपनी आत्मिक शक्तियों बढ़ाना चाहते थे। मुझे पता है एक आत्मा बनने के बाद आत्मा सिर्फ आत्मिक शक्तियों इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या तुम फिर भी मुझे वह आत्मा बीज दोगे? गुरुदेव माधव की पूरी बात सुनने के बाद चंद्रशेखर की आंखों में एक चमक नजर आने लग जाती है। उसे अर्नब का सौदा किसी भी तरह से कोई घाटे का सौदा नहीं लग रहा था। अगर सच में सामने मौजूद व्यक्ति उसे कुछ ऐसा दे सकता है जिससे वह अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है और एक आत्मा होते हुए भी इस आयामी स्पेस से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया देख सकता है, तो उसके लिए यह बहुत खुशी की बात है। हालांकि वह ऐसे ही अर्नब की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था और अर्नब उसे उसकी आत्मा के एक अंश को उसके शरीर के अंदर सील करने को कह रहा था, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि वह सामने मौजूद लड़के के लिए गुलाम बन जाएगा। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर को ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब जो कह रहा है वह कर सकता है, इसीलिए वह थोड़ी देर सोचते हुए गुरुदेव माधव की बातों को मान जाता है और फिर वह गुरुदेव माधव को अपने पीछे आने को कहता है। इसके बाद गुरुदेव माधव अर्नब के शरीर से अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं और अर्नब दोबारा से अपने शरीर पर अपना नियंत्रण ले लेता है। वही उसके बाद अर्नब और मदन दोनों चंद्रशेखर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हालांकि चंद्रशेखर की बात मान जाने के बाद गुरुदेव माधव उस सांड को मारकर अपनी स्पे सर रिंग में रख लेते हैं,
जब चंद्रशेखर ने अपने सामने ये दृश्य देखा तो वह भी काफी हैरान हो गया था। लेकिन इस समय चंद्रशेखर को कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के एक अंश को अर्नब के शरीर के अंदर सील किया था, जिसे आत्म सील कहा जाता है। थोड़ी ही देर में अर्नब और मदन चंद्रशेखर के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच एक कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि भले ही वह एक कुटिया थी, लेकिन वह कोई छोटी कुटिया नहीं थी। अगर नॉर्मल उसमें कहा जाए तो वह कुटिया लगभग 50 गज के क्षेत्र में फैली हुई थी। वहां पर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर अपने हाथों से अलग अलग मुद्रा बनाने लग जाता है, और कुछ देर तक मुद्रा बनाने के बाद चंद्रशेखर अपने दोनों हाथों की हथेलियां को आपस में मिला देता है, जिस वजह से अगले ही पल अर्नब को एक आत्मिक शक्तियों की लहर महसूस होती है। अर्नब उस आत्मिक शक्तियों की लहर को महसूस कर हैरान था। अर्नब यही सोच रहा था आखिर ये लहर कहां से आई, लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके गुरुदेव माधव उसे कहते हैं, अर्नब इतनी हैरान मत हो, इस चंद्रशेखर ने अपनी कुटिया के चारों तरफ आत्मिक दीवार बना रखी थी, ताकि कोई योद्धा यहां तक पहुंच भी जाए तो भी वह इस कुटिया अंदर नहीं जा पाए। और अगर कोई योद्धा जबरदस्ती इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उस योद्धा की आत्मा इस आत्मिक शक्ति दीवार की वजह से गंभीर रूप से घायल हो सकती है, या फिर वह कोमा में भी जा सकता है। अपने गुरुदेव माधव की बात सुन अर्नब काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने मौजूद आत्मा यानी चंद्रशेखर ने उस आत्मा बीज की सुरक्षा के लिए एक आत्मिक दीवार भी बना रखी होगी। उस आत्मिक दीवार के हटने के बाद चंद्रशेखर अर्नब और मदन को लेकर कुटिया के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर अपनी आत्मिक शक्तियों से एक लकड़ी के बक्से को हवा में उड़ते हुए अर्नब के सामने कर देता है, और फिर अर्नब की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, ये लो, इसके अंदर ही आत्मा बीज है। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दी है। उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपनी बातों से नहीं मुकरोगे। चंद्रशेखर की बात सुनने के बाद अर्नब उस लकड़ी के बक्से को सावधानी से पकड़ लेता है, और फिर एक गहरी सांस लेते हुए चंद्रशेखर से कहता है, तुम चिंता मत करो, एक योद्धा के लिए सबसे जरूरी उसके कहे गए शब्दों का मान होता है, और मैं कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं हूं जो अपने शब्दों से पलट जाऊं। अर्नब के इतना कहने के अगले ही पल अर्नब के शरीर में दोबारा से उसके गुरुदेव माधव कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर मदन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मदन, मैं तुम्हें एक तकनीक दे रहा हूं। तुम्हें उस तकनीक का प्रयोग करते हुए अपने आसपास मौजूद अदृश्य शक्तियों को महसूस करके उन्हें अपने अंदर समाहित करना होगा, वरना मैंने पहले तुम्हें जिन रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताया था, तुम उनकी वजह से हमेशा परेशान होते रहोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें जो तकनीक दे रहा हूं, तुम उसका अच्छे से प्रयोग करोगे, तो तुम उस रहस्यमय शक्ति यानी कि आत्मिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। इतना कहने के अगले ही पल गुरुदेव माधव बिना किसी देरी के तुरंत अपनी एक उंगली को मदन के माथे के बीचों बीच रख देते हैं, और अगले ही पल गुरुदेव माधव की उंगली से एक सुनहरे रंग का प्रकाश निकालकर मदन के माथे में प्रवेश कर जाता है, और मदन के दिमाग में जानकारी का विस्फोट कर देता है। मदन एक एम्परर लेवल का योद्धा था, जिस वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा मजबूत था, और जब वह उस तकनीक को पढ़ता है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। लेकिन उसकी उन आंखों में एक अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी, और वह तुरंत वहीं पर ही चौकड़ी मारकर बैठ जाता है, और जैसा जैसा उस तकनीक में लिखा हुआ था वैसा वैसा करने लग जाता है। इधर मदन को वह तकनीक देने के बाद गुरुदेव माधव दोबारा से अपनी उंगली को चंद्रशेखर की तरफ करते हैं, और अगले ही पल उनकी उंगली से एक सुनहरे रंग की किरण निकलकर चंद्रशेखर की आत्मा से टकरा जाती है, जिससे अगले ही पल उसकी आत्मा सुनहरे रंग की रोशनी से चमकती है। ये सुनहरे रंग की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि वह तकनीक थी जिससे चंद्रशेखर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। उस तकनीक के बारे में पढ़ने के बाद चंद्रशेखर की भी आंखें चमकने लग जाती है, और वह भी तुरंत वहीं आसन लगाकर उस तकनीक को सीखने लग जाते हैं। गुरुदेव माधव ने जो तकनीक मदन को दी थी, पहले वह इस तकनीक की मदद से अर्नब की आत्मिक शक्तियां जागृत करवाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें इस तकनीक की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास आत्मा बीज था। क्या अर्नब सच में आत्मा बीज की सहायता से अपनी आत्मिक शक्तियां जागृत कर पाएगा? आखिर गुरुदेव माधव ने क्यों चंद्रशेखर के साथ सौदा किया? क्या गुरुदेव माधव का मदन के ऊपर इतना विश्वास करना ठीक रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-104 सिल्वर व्हाइट और सेल्फ सीड। उस तकनीक के बारे में पढ़ने के बाद चंद्रशेखर की भी आंखें चमकने लग जाती है, और वह भी तुरंत वहीं आसन लगाकर उस तकनीक को सीखने लग जाते हैं। गुरुदेव माधव ने जो तकनीक मदन को दी थी, पहले वह इस तकनीक की मदद से अर्नब की आत्मिक शक्तियां जागृत करवाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें इस तकनीक की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास आत्मा बीज था। इसके बाद गुरुदेव माधव अर्नब के शरीर के ऊपर से कंट्रोल छोड़ देते हैं, और अर्नब के दिमाग में अपनी गंभीर आवाज में उसे कहते हैं, अर्नब, इस आत्मा बीज का सेवन करके इसके अंदर मौजूद शक्तियों को अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश करो। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें इसकी शक्तियों को समाहित करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हारे शरीर में भी काफी ज्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर तुम इन सभी चीजों को झेल गए तो तुम्हारी शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब एक गहरी सांस लेता है, और फिर उस लकड़ी के बक्से को खोल देता है, जिस वजह से अगले ही पल चारों तरफ एक खुशबू फैल जाती है, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही अर्नब को अपनी आत्मा मजबूत होती हुई महसूस होती है। उस लकड़ी के बक्से के अंदर इस समय एक बीज के जैसा कुछ था,
जो सिल्वर और सफेद रंग से चमक रहा था। अर्नब जैसे ही उस आत्मा बीज को देखता है तो वह हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसको अपने दिमाग में अपने गुरुदेव माधव की हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है। लड़के, सच में तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। तुम्हारे पास जो आत्मा बीज है वह चांदी सफेद आभा वाला आत्मा बीज है, जिसे आत्मिक शक्तियों का लेवल 2 बोला जाता है, जो कि सिल्वर व्हाइट ऑरा होता है। लेकिन यह आत्मा बीज काफी ज्यादा शक्तियों से भरा हुआ है, इसलिए तुम इसकी शक्तियों को एक बार में ही समाहित नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा शरीर चिथड़ों में फट जाएगा। लेकिन इस आत्मा बीज को मैं तुम्हारे शरीर के अंदर कैद कर दूंगा, जिस वजह से तुम धीरे धीरे इसकी शक्तियों को समाहित कर सकते हो। लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 सालों के लिए ही तुम्हारे शरीर में कैद कर पाऊंगा। तो बताओ, अब क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? अपने गुरुदेव माधव की बात सुनकर अर्नब काफी देर तक चुप हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है अगर उसे ताकतवर होना है तो इस तरह के जोखिम उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए वह थोड़ा सोचकर अपने गुरुदेव की बातों को मान जाता है। और फिर अगले ही पल अर्नब उस बीज को उठाकर निगल लेता है। वह आत्मा बीज आत्मिक शक्तियों से भरा हुआ था, जिस वजह से अगले ही पल अर्नब की जीभ उस आत्मा बीज की वजह से जल जाती है और उसको गले में ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी लावा को निगला हो। पलक झपकते के साथ अर्नब के शरीर में शक्तियों की बाढ़ आ जाती है। अर्नब के शरीर में अचानक से इतनी सारी शक्तियों के जाने की वजह से अर्नब का पूरा शरीर कांपने लग जाता है। हालांकि गुरुदेव माधव अर्नब के शरीर पर कंट्रोल करके बहुत बार आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कभी भी अर्नब की आत्मा उन शक्तियों को महसूस नहीं कर पाई थी, जिस वजह से अर्नब को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह शक्तियां किस तरह की होती हैं। उस आत्मा बीज के अंदर से एक आत्मिक शक्तियों का हमला अर्नब की आत्मा की तरफ बढ़ता है, लेकिन अर्नब की आत्मा के साथ गुरुदेव माधव की आत्मा जुड़ी हुई थी, जिस वजह से अगले ही पल गुरुदेव माधव अपनी आत्मिक शक्तियों से अर्नब की आत्मा के सामने आत्मिक दीवार का निर्माण कर देते हैं। जिस वजह से जैसे ही उन आत्मिक शक्तियों का हमला आत्मिक दीवार से होता है तो वहां पर अचानक से कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। क्रैक, उद्धरण चिन्ह। उस आवाज के साथ गुरुदेव माधव की आत्मिक दीवार पलक झपकने के साथ पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है, लेकिन आत्मिक दीवार की वजह से वह आत्मिक शक्तियों का हमला भी खत्म हो गया था। अगले ही पल अर्नब के दिमाग में उसके गुरुदेव माधव की गंभीर आवाज सुनाई देती है, बच्चे, जल्दी से इस आत्मा बीज की शक्तियों को अपने शरीर में समाहित करने की प्रक्रिया शुरू करो। इस आत्मा बीज की शक्तियां मेरी आत्मिक शक्तियों से भी अधिक है। अगर तुम जल्दी से इस आत्मा बीज की शक्तियों को कम करने पर कामयाब नहीं हो पाए तो तुम यही जान से मारे जाओगे, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं इस आत्मा बीज को तुम्हारे शरीर में कैद कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, वरना अगर तुम इस आत्मा बीज की आत्मिक शक्तियों के हमले के संपर्क में आ गए तो ये तुम्हारी आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, और फिर ये तुम्हारी आत्मा को नष्ट करके छोटे तुम्हारे शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी आत्मा खत्म होगी मेरी भी आत्मा वही खत्म हो जाएगी, और फिर तुम्हारा शरीर इस आत्मा बीज की कठपुतली बनकर रह जाएगा। अपने गुरुदेव माधव की इतनी गंभीर बात को सुनकर अर्नब के माथे से पसीना बहाना शुरू हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आत्मा बीज इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके सामने उसके गुरुदेव माधव की आत्मिक शक्तियों भी कमजोर पड़ जाएगी। अगले ही पल अर्नब तुरंत अपने शरीर में मौजूद उस रहस्यमय शक्ति को अपने शक्तियों के रास्ते की तरफ ले जाते हुए अपने शक्ति केंद्र में इकट्ठा करने लग जाता है। लेकिन ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 चींटियां एक साथ उसे काट रही हैं। वह आत्मिक शक्तियों काफी ज्यादा खतरनाक और उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से अर्नब के मुंह से खून निकलने लग जाता है। अर्नब के मुंह से एक खून का फवारा निकला था, जिस वजह से उसके आसपास की जगह खून के रंग में रंग जाती है। वह आत्मा बीज अर्नब के शरीर में आत्मिक शक्तियों की मात्रा बढ़ाए जा रहा था, जिस वजह से अब अर्नब के शरीर पर दरारें दिखाई देने लग गई थी। इस समय अर्नब को अपनी आत्मा में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को बुरी तरह से निचोड़ रहा है। अर्नब की आत्मा से जुड़े होने के कारण गुरुदेव माधव भी उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से एक पल के लिए उनकी आत्मा का चेहरा भी पीला पड़ गया था। गुरुदेव माधव समझ गए थे कि अर्नब के शरीर में आत्मिक शक्तियों के बहाव की वजह से अगर अब वह अर्नब को कुछ बताते भी हैं तो भी अर्नब को उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसीलिए अब वह ना चाहते हुए भी अपनी आत्मा के चारों तरफ मौजूद आत्मिक दीवार को हटा देते हैं, और फिर अपनी आत्मा की आत्मिक शक्तियों से उस आत्मा बीज की आत्मिक शक्तियों को अपनी आत्मा में खींचने लग जाते हैं। ऐसा करने की वजह से गुरुदेव माधव की आत्मा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। गुरुदेव माधव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उनकी आत्मा आत्मिक शक्तियों की वजह से विस्फोट हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव माधव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, इसीलिए वह अगले ही पल अपने चारों तरफ आत्मिक ऊर्जा बवंडर का निर्माण कर देते हैं, जिस वजह से वह अर्नब की आत्मा से अलग हो गए थे, और अपने चारों तरफ आत्मिक ऊर्जा बवंडर की वजह से उनके चारों तरफ आत्मिक ऊर्जा का एक खतरनाक बवंडर बन चुका था, जो लगभग 100 फीट ऊंचा था। और गुरुदेव माधव की आत्मा उस बवंडर के बीचों बीच खड़ी थी और उस बवंडर से शक्तियों को अपनी आत्मा में खींच रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद गुरुदेव माधव की आत्मा ब्लिंक करने लग जाती है।
उनकी आत्मा को ऐसे टिमटिमाते देखकर साफ पता चल रहा था, उन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट के बाद उनके चेहरे पर एक राहत की सांस दिखाई देती है और अगले ही पल गुरुदेव माधव की आत्मा अपने आप अर्नब की आत्मा के साथ जुड़ जाती है। वह समझ गए थे कि ज्यादा आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी आत्मा कमजोर हो गई है और इसी कारण अर्नब की आत्मा ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया है। लेकिन वह उस आत्मा बीज की शक्तियों को दबाने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने उस आत्मा बीज की आत्मिक शक्तियों को अपनी आत्मा के अंदर अवशोषित कर लिया था, जिस वजह से थोड़ी और कोशिश करने के बाद गुरुदेव माधव उस आत्मा बीज को अर्नब के शक्ति केंद्र के पास में कैद कर देते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से अर्नब भी होश में आ गया था। गुरुदेव माधव के उसकी आत्मा से जुड़े होने की वजह से अर्नब को पता था कि अभी अभी उन्होंने क्या कुछ किया है, जिस वजह से अर्नब की आंखें नम हो गई थी। वह मन ही मन अब बस यही सोच रहा था, अगर वह अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं छोड़ता तो उसके गुरुदेव माधव इतनी ज्यादा जख्मी नहीं होते। लेकिन अर्नब को पता था कि इस समय उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वह ज्यादा कुछ कहे बिना तुरंत अपना पूरा ध्यान उससे कद हुए आत्मा बीज पर लगाता है और उससे धीमी धीमी मात्रा में निकलती हुई आत्मिक शक्तियों को अपने शक्ति केंद्र में डालने लगता है। और उसके बाद अर्नब अपने शक्ति केंद्र में इकट्ठा हो रही आत्मिक शक्तियों को पतली तार में परिवर्तित करके अपनी आत्मा में भेजने लग जाता है। उसके गुरुदेव माधव ने उसे पहले ही बता दिया था कि आत्मा बीज का सेवन करने के बाद उसे क्या करना है। इस प्रक्रिया को करने में अर्नब को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अर्नब को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसके शरीर के हर एक कोने से खून निकलने लग जाएगा। लेकिन अर्नब अपने दांत पीसत हुए यही प्रक्रिया दोहराता रहता है, जिस वजह से ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसके होठों के कोने से खून की पतली लहर बाहर निकलती है। लेकिन अर्नब के शरीर के गर्म होने की वजह से खून की वह लहर सूख जाती है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मदन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। मदन जब आंखें खोलता है तो वह अपने सामने एक इंसान और एक आत्मा को ध्यान में लीन देखता है। इस समय मदन की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि मदन अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करने में सफल रहा है। मदन की आत्मिक शक्ति इस समय डार्क येलो ग्रीन ऑरा की आरंभिक अवस्था में थी, लेकिन आसपास काफी अधिक मात्रा में आत्मिक शक्ति होने की वजह से मदन किसी भी समय मध्य अवस्था में प्रवेश कर सकता था। मदन इस समय अपनी मौजूदा शक्ति के हिसाब से अपने आसपास के 20 मीटर के एरिया में हर छोटी से छोटी गतिविधि पर अपनी नजर रख सकता था। अपनी आत्मिक शक्तियों की थोड़ी और देर जांच करने के बाद मदन दोबारा से ध्यान करने बैठ जाता है। लेकिन इस बार वह अपनी आत्मिक शक्तियों को नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, जिस वजह से उसके चारों तरफ प्राकृतिक ऊर्जा का बवंडर बन गया था। मदन उस बवंडर में से प्राकृतिक ऊर्जा को अपने शरीर में खींच रहा था। तकरीबन 3 दिन के बाद मदन के चारों तरफ घूमता शक्तियों का बवंडर धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है और कुछ ही देर में वह बवंडर मदन के चारों तरफ से गायब हो जाता है। तकरीबन आधे घंटा और बीत जाने के बाद मदन के शरीर से एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मदन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसकी आंखें किसी तारे के भांति चमक रही थी। अपनी आंखें खोलने के बाद मदन धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है, जिस वजह से उसके शरीर से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देती है। अपने शरीर में बहती हुई शक्तियों को महसूस कर मदन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर मदन आत्मा चंद्रशेखर और अर्नब की तरफ देखता है। जब वह उनकी तरफ देख रहा था तभी चंद्रशेखर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। इस समय उनकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी का शरीर नजर आने लग जाता है, जो धीरे धीरे एक आकृति ले रहा था। कुछ देर में उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही हटे कट्टे बुजुर्ग अवस्था का शरीर नजर आता है। अगले ही पल चंद्रशेखर एक किरण में बदलकर उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद कुछ ही देर में वह शरीर अपनी आंखें खोलता है। इस समय चंद्रशेखर के शरीर की आंखों में एक बर्फीली चमक नजर आ रही थी। अगले ही पल चंद्रशेखर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और वह अपने लेफ्ट हैंड को आगे करते हुए अपनी हथेली खोल देते हैं, जिस वजह से अगले ही पल उनके हाथों के ऊपर प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और वह एक नुकीले आइस क्रिस्टल में बदल जाती है, जिसे देखकर चंद्रशेखर के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और फिर वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इस समय चंद्रशेखर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इतने सालों बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहे थे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसने के बाद उनकी नजर अर्नब के ऊपर जाती है और चंद्रशेखर जैसे ही अर्नब को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक सम्मान की भावना आ जाती है। चंद्रशेखर को पता था कि अर्नब के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इतना समझ पा रहे थे कि अर्नब ने ही उनकी मदद की है। थोड़ी देर तक अर्नब को देखने के बाद चंद्रशेखर मन ही मन अपने आप से कहते हैं, लड़के तुम सच में काफी ज्यादा रहस्यमयी हो और तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद वह रहस्यमयी शक्ति सच में काफी भयानक है। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन एक दिन तुम पूरी धरती के सबसे ताकतवर इंसान जरूर बनोगे। क्या चंद्रशेखर को पता चल जाएगा कि अर्नब के शरीर में एक आत्मा मौजूद है? आखिर अर्नब अपने ध्यान से कब बाहर आएगा? क्या अर्नब अपने कार्य में सफल हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH105 ब्लू स्पिरिचुअल आइस क्रिस्टल। लड़के तुम सच में काफी ज्यादा रहस्यमयी हो
और तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद वह रहस्यमय शक्ति सच में काफी भयानक है। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन एक दिन तुम पूरी धरती के सबसे ताकतवर इंसान जरूर बनोगे। जब चंद्रशेखर अर्नब के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, तब वह अचानक से अर्नब के शरीर के आसपास बढ़ती हुई आत्मिक शक्तियों को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस समय अर्नब किसी ब्लैक होल की तरह आत्मिक शक्तियों को अपने अंदर खींच रहा था। हालांकि आसपास मौजूद आत्मिक शक्तियां अर्नब के शरीर के अंदर जाकर वापस बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर खुद चंद्रशेखर भी हैरान थे। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नब आखिरकार क्या रहा है, इसीलिए वह अर्नब को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। इधर अर्नब बाहरी आत्मिक शक्तियों को भी अपने शरीर में प्रवेश करते देखकर परेशान था, और इस समय वह काफी ज्यादा दर्द में भी था। इसी कारण वह उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली आत्मिक शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा था, और आत्मा बीज की आत्मिक शक्तियों को अपने शक्ति केंद्र में ले जाकर पतली धारियों में बदलकर आत्मा में भेज रहा था, जिस वजह से उसकी आत्मा मजबूत हो रही थी और उसके शक्ति केंद्र में शक्ति इकट्ठे करने की क्षमता बढ़ रही थी। कुछ ही देर में अर्नब अपने शरीर में फाइनल स्टेज के मोनाक लेवल की शक्तियों को अपने शक्ति केंद्र में इकट्ठा कर सकता था। तकरीबन 5 दिन के बाद अर्नब की शक्तियों में धमाका होता है, जिस वजह से अर्नब की शक्तियां इकट्ठे करने की क्षमता एक इनिशियल स्टेट के किंग लेवल के योद्धा की जितनी हो जाती है, जिस वजह से 10-15 मिनट के बाद अर्नब धीरे से अपनी आंखें खोलता है। इस समय अर्नब ने आंखें इसलिए खोली थी क्योंकि वह आत्मा बीज की शक्तियों को अवशोषित कर चुका था। हालांकि गुरुदेव माधव ने आत्मा बीज को अर्नब के शरीर में कैद कर दिया था, लेकिन अर्नब उन शक्तियों को अवशोषित कर चुका था, जो शक्तियां अर्नब के शरीर में आत्मा बीज की वजह से पहले फैल ही चुकी थी और धीरे धीरे आत्मा बीज से निकल रही थी। और अर्नब इस समय ध्यान से बाहर इसलिए भी आ गया था क्योंकि आत्मा बीज अब अर्नब से जुड़ चुका था, और आत्मा बीज खुद अपने अंदर मौजूद शक्तियों को धीमी मात्रा में बाहर निकल रहा था और अर्नब की शक्ति केंद्र से आत्मा में भेज रहा था। लेकिन आत्मा बीज के ऊपर अर्नब का कंट्रोल होने के बावजूद भी गुरुदेव माधव ने उसे कैद ही रखा। उन्हें डर था कि अगर वह आत्मा बीज के ऊपर से वह जाल हटा देते हैं तो कहीं आत्मा बीज दोबारा से अर्नब की वही हालत न कर दे जो पहले की थी। अर्नब जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खोलने की वजह से आत्मिक शक्तियों की एक लहर चारों तरफ फैल जाती है, जिसे महसूस कर चंद्रशेखर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। चंद्रशेखर को ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब के शरीर में 2 इंसान रहते हैं, और वैसे भी उनका सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन उन्हें नहीं पता था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वह पहले अर्नब से लड़े थे तब अर्नब की आत्मिक शक्तियों की अवस्था तक को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार वह अर्नब की आत्मिक शक्तियों को महसूस कर पा रहे थे, जो इस समय डार्क येलो ग्रीन ऑरा की मध्य अवस्था में थी। और वह अर्नब की आत्मिक शक्तियों को इसलिए महसूस कर पाए थे क्योंकि उनकी आत्मिक शक्ति उन्नत अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अपनी आंखें खोलने के बाद अर्नब खुद भी महसूस कर पा रहा था कि उसने सिर्फ अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत ही नहीं बल्कि मध्य अवस्था में भी प्रवेश कर चुका था। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति की आत्मिक शक्तियां जब जागृत होती है तो वह आरंभिक अवस्था में प्रवेश करता है, लेकिन उस आत्मा बीज में ढेर सारी आत्मिक शक्तियां होने की वजह से अर्नब आरंभिक अवस्था को भी पार करके मध्य अवस्था में प्रवेश कर चुका था, और वह मध्य अवस्था में भी एकदम चरम पर था, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि उसकी आत्मिक शक्तियों लगभग चंद्रशेखर के बराबर थी, लेकिन वह उन्नत अवस्था में प्रवेश करने से एक कदम दूर था। हालांकि अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत और उसमें वृद्धि करने से उसके लेवल में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन वह अभी भी मोनाक लेवल के मिडिल स्टेज में प्रवेश नहीं कर पाया था। लेकिन अर्नब को पता था कि मिडिल स्टेज में प्रवेश करने के लिए उसे बस अब हल्के से धक्के की जरूरत है, जिसके बाद वह मिडिल स्टेज का योद्धा बन जाएगा। अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करने के बाद अर्नब एक गहरी सांस लेता है। हालांकि अर्नब की इस स्थिति की वजह से यहाँ पर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था तो वह गुरुदेव माधव थे, क्योंकि अर्नब के शरीर में आत्मा बीज के डिकंट्रोल होने की वजह से गुरुदेव माधव को अपनी सारी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ गया था। लेकिन भले ही उन्होंने अपनी सारी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन इस कारण से उनकी शक्तियों में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन एक इतने बड़े लेवल में होने की वजह से वृद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण थी। भले ही वह अगले स्टेज में या फिर अपनी आत्मिक शक्तियों को नहीं बढ़ा पाए थे, लेकिन उनमें थोड़ी सी भी वृद्धि उनके लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई लाल अंगूठी ने काफी ज्यादा मात्रा में आत्मिक शक्तियां और प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित किया था, किस वजह से वह अंगूठी खूनी लाल रंग में चमक रही थी, जिसे महसूस कर गुरुदेव माधव तुरंत अंगूठी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उन्होंने पहले ही अर्नब को बता दिया था कि वह अभी थोड़े समय के लिए गहरी नींद में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उनकी आत्मा कमजोर हो गई थी। लेकिन उन्होंने आराम करने के लिए अंगूठी के अंदर इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि उस लाल अंगूठी ने काफी ज्यादा मात्रा में आत्मिक शक्तियां और प्राकृतिक शक्तियां अवशोषित की थी, जिस वजह से चारों तरफ इन शक्तियों की वजह से गुरुदेव माधव की आत्मा जल्दी से रिकवर हो जाएगी, और अगर भगवान की कृपा रही तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। लेकिन जाने से पहले गुरुदेव माधव ने अर्नब को कुछ ऐसा बताया था जिसे महसूस कर अर्नब काफी ज्यादा उत्साहित था। इसीलिए जब वह अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने मौजूद मदन और एक अनजान इंसान को देखकर थोड़ा हैरान था।
लेकिन थोड़ी देर उस अनजान इंसान को देखने के बाद अर्नव समझ गया था आखिर यह इंसान कौन है। इसीलिए वह तुरंत उस इंसान को बधाई देते हुए कहता है, सीनियर चंद्रशेखर, आपको बधाई हो, आप अपने लिए एक शरीर का निर्माण करना सीख गए। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो क्या आप बता सकते हो आप अपनी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से कितनी देर तक इस शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। अर्नव की बात सुनने के बाद चंद्रशेखर की आंखों में चमक नजर आने लग जाती है और वह काफी उत्साहित होकर अर्नव की तरफ देखते हैं। लेकिन वह समझ गए थे कि सच में अर्नव का शरीर में कोई और भी रहता है। लेकिन वह समझ गए थे कि उनके सामने मौजूद ये 20-21 साल का लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अर्नव के शरीर में कोई और भी रहता है। उनके लिए तो अर्नव एक फरिश्ता था। इसीलिए वह काफी ज्यादा उत्साहित आवाज में अर्नव से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव, वैसे मैं अपनी मौजूदा ताकत के हिसाब से इस समय सिर्फ इस शरीर का 20 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना कहने के अगले ही पल उनके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आती है और फिर वह अर्नव की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं, अर्नव, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने वाला हूँ। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, हालांकि मेरी मौजूदगी को सामान्य इंसान नहीं महसूस कर सकते। लेकिन कोई भी योद्धा एक आत्मा की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। और अगर कोई ताकतवर योद्धा हुआ तो वह मुझे देख भी सकता है। इसीलिए मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा जिससे मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका हो तो बताओ। चंद्रशेखर की इस बात को सुनने के बाद मदन थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि मदन चंद्रशेखर की बातों के पीछे के मतलब को अच्छे से समझ गया था। इसीलिए वह भी इस समय अर्नव को देख रहा था। लेकिन उन दोनों के चेहरे के बिल्कुल विपरीत इस समय अर्नव के चेहरे पर हल्की मुस्कान नजर आ रही थी, जिसे महसूस कर मदन और चंद्रशेखर दोनों हैरान थे। मदन अर्नव के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ गया था कि अर्नव के पास जरूर कोई तरीका है। इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, भाई अर्नव, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर साफ पता चल रहा है जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका है। तो क्या तुम बता सकते हो आखिर हम सीनियर को कैसे बाहर लेकर जाएंगे। मदन की बात सुनने के बाद अर्नव के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। लेकिन वही अपनी बात खत्म करने के बाद मदन काफी उत्साहित हो गया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अर्नव दोबारा से कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर वह दोबारा हैरान होने वाले हैं। वही अर्नव चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए आराम से कहता है, सीनियर चंद्रशेखर, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें आप आराम से रह सकते हैं और ताकतवर से ताकतवर योद्धा तक आपकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे। और मुझे इतना भी पता है कि आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। आप अपनी आत्मा पर लगी सील को हटाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इस समय मेरे गुरुदेव गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनके उठने के बाद ही मैं आपकी आत्मा से सील हटाने के बारे में उनसे बात करूंगा। अर्नव की बात सुनने के बाद सीनियर चंद्रशेखर की आंखों में चमक नजर आने लग जाती है। हालांकि पहले वह अर्नव की बात सुनकर हैरान हो जाते, लेकिन उन्हें पता था कि जिस भी योद्धा के पास आत्मिक शक्तियां होती हैं तो वह किसी भी तरह की सील को महसूस कर सकता है। और सिर्फ इसी कारण से ही मदन इस समय सीनियर चंद्रशेखर से बड़े ही सम्मान में बात कर रहा था, क्योंकि जब पहले उसे पता चला था कि सामने मौजूद योद्धा सिर्फ एक किंग लेवल का योद्धा है तो वह उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसे आत्मिक शक्तियां प्राप्त हुई और जब उसने सीनियर चंद्रशेखर को देखा तो वह उन्हें देखकर तुरंत पहचान गया था कि उनके शरीर पर किसी ने बहुत ही ताकतवर सील लगा रखी है, जिस वजह से उनकी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। इसी कारण से एक एम्परर लेवल का योद्धा होने के बावजूद भी उसने चंद्रशेखर के नाम के आगे सीनियर लगाया था। उसे पता था कि अगर इस समय जो सील चंद्रशेखर के ऊपर लगी हुई है, अगर वह सील उसके ऊपर लगाई जाए तो उसकी शक्तियां घटकर एक ग्रैंड मास्टर लेवल के योद्धा के जितनी हो जाएगी। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत सीनियर चंद्रशेखर अर्नव की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखते हुए उसे कहते हैं, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम्हारे शरीर के अंदर कोई और भी रहता है जो तुम्हारा मास्टर है, और अपनी शक्तियों के लिए मैंने इतना इंतजार किया है तो मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। अब मैं बाहर की दुनिया देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ और दोबारा से अपनी शक्तियों को प्राप्त करके अपने उस दुश्मन से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर जा सकते हो। सीनियर चंद्रशेखर की बात सुनने के बाद इस बार अर्नव एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी स्पेस रिंग से नीले रंग का क्रिस्टल बाहर निकलता है, जो दिखने में बिल्कुल किसी बर्फ के टुकड़े के जैसा लग रहा था। उसे बाहर निकालने से ही आसपास के तापमान में गिरावट आ गई थी। उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ने की वजह से अर्नव के हाथ पर बर्फ की एक पतली परत भी तैयार हो गई थी। इधर सीनियर चंद्रशेखर जैसे ही अर्नव के हाथ में उस क्रिस्टल को देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। उस नीले क्रिस्टल को देखते हुए सीनियर चंद्रशेखर के मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द निकलते हैं, ब्लू स्पिरिचुअल आइस क्रिस्टल। सीनियर चंद्रशेखर को अच्छे से पता था कि इस तरह के क्रिस्टल देखना बहुत ही दुर्लभ है और किसी के पास इस तरह का क्रिस्टल है तो दूसरों को उस व्यक्ति से काफी ज्यादा जलन होती है, क्योंकि उस तरह की कीमती चीज उनके पास नहीं है। और ताकतवर योद्धा तो उस क्रिस्टल को पाने के लिए दूसरों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। इस समय खुद सीनियर चंद्रशेखर को भी अर्नव से जलन हो रही थी, क्योंकि उसके पास इतनी खास चीज है।
इधर अर्नब सीनियर चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ उन्हें कहता है, सीनियर चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये ब्लू स्पिरिचुअल आइस क्रिस्टल है। हालांकि इस क्रिस्टल का इस्तेमाल सिर्फ ताकत और आत्मिक शक्तियों बढ़ाने के लिए नहीं होता। इनकी सहायता से हम अपना खुद का एक आयाम भी बना सकते हैं और इनकी मदद से हम अपने लिए खुद एक ऐसी स्पेस रिंग भी बना सकते हैं। और सबसे अहम, जो शायद इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, इसमें हम एक आत्मा को रख सकते हैं। और अगर आत्मा और उस क्रिस्टल का एलिमेंट सेम होता है तो वह आत्मा उस क्रिस्टल से अपनी शक्तियां भी बढ़ा सकती है। और आप तो आइस एलिमेंट को कंट्रोल करने में माहिर हो, जिस वजह से आप इस क्रिस्टल में आराम से रह सकते हैं और अपनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। अर्नब की बात सुनने के बाद सीनियर चंद्रशेखर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि पहले उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एलिमेंट क्रिस्टल से अपनी ताकत और आत्मिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अर्नब ने जो बताया उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अर्नब की पूरी बात सुनने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह एक नीले रंग की किरण में बदलकर की क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। अर्नब को इन सब के बारे में उसके गुरुदेव माधव ने बताया था और उसे ये भी बताया था कि उसकी स्पेस रिंग में ऐसे बहुत से खजाने हैं। इधर सीनियर चंद्रशेखर के क्रिस्टल में प्रवेश करने के बाद अर्नब उसके सामने मौजूद मदन की तरफ देखता है। अर्नब की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर मदन भी समझ गया था कि अर्नब उसे कुछ कहने वाला है। क्या गुरुदेव माधव के पास सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे सीनियर चंद्रशेखर के ऊपर लगी सील हटाई जा सकती है? आखिर अर्नब मदन से क्या कहना चाहता है? इन सवालों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-106 लर्न न्यू टेक्निक। अर्नब ने जो बताया उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अर्नब की पूरी बात सुनने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह एक नीले रंग की किरण में बदलकर क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। अर्नब को इन सब के बारे में उसके गुरुदेव माधव ने बताया था और उसे ये भी बताया था कि उसकी स्पेस रिंग में ऐसे बहुत से खजाने हैं। इधर सीनियर चंद्रशेखर के क्रिस्टल में प्रवेश करने के बाद अर्नब उसके सामने मौजूद मदन की तरफ देखता है। अर्नब की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर मदन भी समझ गया था कि अर्नब उसे कुछ कहने वाला है, इसीलिए वह अर्नब की तरफ देखते हुए उसे कहता है, अर्नब, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम साफ साफ कह सकते हो। मदन की बात सुनने के बाद अर्नब एक गहरी सांस लेता है और फिर मदन की तरफ देखते हुए उसे कहता है, भाई मदन, मैं आपको कोई ज्यादा गंभीर या फिर जरूरी बात नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, आपको यहाँ की जितनी हो सके उतनी आत्मिक शक्तियों को अवशोषित करना चाहिए। और वैसे आप बुरा मत मानना, आपको थोड़े दिनों के लिए यहाँ की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि मुझे सीनियर चंद्रशेखर के इस क्रिस्टल को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। अर्नब की बात सुनने के बाद मदन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह इस समय अजीब तरह से अर्नब को देख रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि अर्नब हवा में चीजों को गायब कर देता है, लेकिन फिर भी वह इस क्रिस्टल को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कह रहा है। क्या अर्नब उस क्रिस्टल को उस ट्रायंगल जैसे स्पेस में नहीं रख सकता? इसी कारण से वह अर्नब की तरफ देखते हुए पूछता है, अर्नब, तुम कह रहे हो तुम्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए, लेकिन तुम तो चीजों को हवा में ही गायब कर देते हो, तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सुरक्षित जगह कहाँ मिल सकती है? तुम इस क्रिस्टल को उस ट्रायंगल में भी तो रख सकते हो। मदन की बात सुनने के बाद अरुण एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए मदन को समझाते हुए कहता है, भाई मदन, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे वहां पर नहीं रख सकता। बस बात यह है कि उसे जगह में मैं किसी जीवित चीज को नहीं रख सकता। और सीनियर चंद्रशेखर की आत्मा एक तरह से जीवित चीज है। हालांकि जब तक सीनियर चंद्रशेखर इस क्रिस्टल के अंदर नहीं गए थे, तब तक यह एक नॉर्मल क्रिस्टल था, लेकिन अब ये क्रिस्टल आसपास की प्राकृतिक शक्तियों को सोख कर अपने अंदर बर्फ की शक्तियों का निर्माण करेगा, जिस वजह से अब इस क्रिस्टल को उस स्पेस में नहीं रखा जा सकता। अर्नब की बात सुनने के बाद मदन अर्नब की बातों को समझ जाता है और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वह अर्नब से कहता है, ठीक है अर्नब, तुम्हें जो करना वह करो, मैं इस जगह की सुरक्षा करता हूँ, लेकिन याद रहे अब इस आयामी स्पेस को बंद होने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तुम्हें उससे पहले करना होगा जो करना है। मदन की बात सुनने के बाद अर्नब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर वह अपनी गर्दन हिलाते हुए मदन को आश्वस्त करता है और फिर उस क्रिस्टल को लेकर वापस से उस कुटिया में चला जाता है। अर्नब के उस कुटिया में जाने के बाद मदन एक गहरी सांस छोड़ता है। इस समय वह ना चाहते हुए भी कुटिया के बाहर आसन लगाकर आत्मिक शक्तियों को अवशोषित करने लग जाता है और अपनी आत्मिक शक्तियों की मदद से ही आसपास के वातावरण पर नजर रख रहा था। इधर कुटिया के अंदर जाने के बाद अर्नब अपने गुरुदेव माधव के द्वारा दी गई तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वह अपने दोनों हाथों से अलग अलग तरह की मुद्रा बनाने लग जाता है। तकरीबन 4 मिनट के बाद एक मुद्रा में आने के बाद अर्नब वही चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही अर्नब को बैठे हुए लगभग 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन अर्नब अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, यहाँ तक कि उसके शरीर का कोई भी अंग नहीं हिल रहा था। कुटिया में होने की वजह से अर्नब के शरीर पर मिट्टी की परत चढ़ गई थी और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वह मिट्टी की परत और ज्यादा मोटी होती जा रही थी। कुटिया के बाहर बैठा मदन आत्मिक शक्तियों को अवशोषित करने में लीन हो गया था, जिस वजह से उसे भी समय का पता नहीं चला।
आयामी स्पेस के अंदर मौजूद आए हुए बाकी के योद्धा तुरंत आयामी स्पेस से बाहर चले जाते हैं। उन सभी योद्धाओं के बाहर जाने के बाद आयामी दुनिया में भारी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा और आत्मिक शक्तियों बनने लग जाती है। जहां इस आयामी स्पेस में 10,000 की संख्या में योद्धाओं ने प्रवेश किया था। लोगों को इस आयामी स्पेस ने प्राकृतिक ऊर्जा उत्पन्न करने का संसाधन बना लिया था। आयामी स्पेस को बंद हुए लगभग 15 और दिन बीत जाते हैं, जिस वजह से अर्नब और मदन को इस आयामी स्पेस में आए हुए 1 महीना हो गया था। ऐसे ही वहां पर समय बीतता चला जाता है और 3 महीने और बीत जाते हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद मदन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने आप से कहता है, मुझे यहाँ पर बैठे हुए कितना समय हो गया है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कहीं इस आयामी स्पेस की 1 महीने की समय सीमा समाप्त तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा हो गया है तो पक्का हम 5 वर्षों के लिए यही फंस गए। मैं जल्द ही बाहर जाकर देखा हूँ आखिर समय कितना हो गया है। इतना कहने के बाद मदन धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है। आसपास घनी आत्मिक शक्तियों होने की वजह से मदन 2.5 महीने में ही आत्मिक शक्तियों की मध्य अवस्था में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसमें सिर्फ अभी मध्य अवस्था में प्रवेश ही किया था। मदन अपनी आत्मिक शक्तियों से अपने आसपास के 300 मीटर के दायरे में अपनी नजर बनाकर रख सकता था। ये दायरा गोलाई में होता है। जैसे एक गोले में डायमीटर और रेडियस होते हैं, उसी तरह मदन 300 मीटर के रेडियस से एक गोलाकार आकृति बनाता था, जिसके अंदर वह छोटी से छोटी हरकत को भी साफ देख सकता था। यहाँ तक कि वह जमीन पर चलने वाली प्रत्येक चींटी तक को देख सकता था। मदन इस समय काफी ज्यादा खुश था कि उसने मध्य अवस्था में प्रवेश कर लिया है। मदन कुटिया से आगे जाता है और अपनी आत्मिक शक्तियों से आसपास के वातावरण पर नजर रखने लगता है। हालांकि मदन की आत्मिक शक्तियों ने चारों तरफ बहुत से राक्षसी जानवरों को देखा था, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति ने अभी तक एक भी इंसान को नहीं देखा था। मदन कुछ मील तक और आगे जाते हुए अपनी आत्मिक शक्तियों से देखता है। कुछ और देर तक आसपास के वातावरण को देखने के बाद मदन के चेहरे पर निराशा नजर आने लगती है, जिस वजह से वह दोबारा से उसे कुटिया की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोबारा जाते वक्त उसे रास्ते में बहुत से आत्मिक शक्तियों वाले राक्षसी जानवर दिखाई दिए थे, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार मदन के पास अपने एम्परर लेवल की ताकत के साथ साथ आत्मिक शक्तियों भी थी, जिस वजह से उनमें से कोई भी मदन को हल्की सी भी चोट नहीं पहुंचा पाया और फिर मदन ने उन्हें जान से मार दिया था। हालांकि मदन के पास स्पेस रिंग नहीं थी, जिस वजह से मदन उन राक्षसी जानवरों की लाशों से उनके आत्मिक दिल को निकाल लेता है और उन लाशों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते मदन ने 4 राक्षसी जानवरों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मदन ये देखकर हैरान था कि सीनियर चंद्रशेखर के द्वारा आत्मिक दीवार को हटाने के बावजूद भी बहुत ही कम राक्षसी जानवर उसे कुटिया के पास है। उससे पहले यही लग रहा था कि सीनियर चंद्रशेखर की आत्मिक दीवार ने ही उन सभी राक्षसी जानवरों को उस तरफ आने से रोक रखा था, लेकिन अब उसे कुछ अजीब लग रहा था। कुटिया के पास जाने के बाद मदन एक गहरी सांस छोड़ते हुए अंदर प्रवेश करता है। अंदर आने के बाद वह अर्नब को देखता है, जिसके चारों तरफ इस समय एक रहस्यमयी आभा फैली हुई थी। अर्नब को अभी भी ध्यान में देखकर मदन का पहले तो मन किया कि वह अर्नब को उठा दे, लेकिन फिर वह ये सोचकर रुक गया अब आयामी स्पेस का समय समाप्त हो चुका है, तो क्यों ना अर्नब अपने ध्यान को पूरा करके ही उठे। जिस बारे में सोचकर मदन कुटिया में इधर उधर देखता है, तभी उसे वहां पर एक खटिया दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद मदन अपने शरीर की अंगड़ाई तोड़ते हुए उस खटिया के पास जाता है और लेटकर सो जाता है। लगातार 2 महीना से ज्यादा तक आत्मिक शक्तियों को अवशोषित करने से वह थोड़ा थक गया था, जिस वजह से वह लेटते के साथ सो गया था। इसी तरह समय और बीतता गया और लगभग 15 दिन और बीत जाते हैं। मदन के पूरे दिन की दिनचर्या यही हो गई थी कि जब उसे नींद आती तो वह सो जाता और अपनी नींद पूरी करने के बाद अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करने के लिए ध्यान में बैठ जाता। लेकिन अब ऐसे ही समय बीतते बीतते मदन बोर होने लग गया था। लेकिन मदन को पता था कि अर्नब के ध्यान से बाहर आने के बावजूद भी उसे यही सब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वह अब हताश हो गया था। इधर कुटिया के अंदर बैठे अर्नब के शरीर के चारों तरफ मौजूद रहस्यमय आभा में अब हल्का पीला हरा रंग नजर आने लग गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस समय अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। तकरीबन 7 और दिन तक ऐसे ध्यान में बैठे रहने के बाद अर्नब के आसपास मौजूद आत्मिक शक्तियों में हलचल होने लग जाती है और तेजी से अर्नब के शरीर में जाने लगते हैं। अर्नब के चारों तरफ मौजूद आत्मिक शक्तियों की वजह से अर्नब का शरीर देखना बंद हो गया था, लेकिन सारी आत्मिक शक्तियों के जाने के बाद अर्नब अब साफ दिखाई दे रहा था। अर्नब पहले ही लंबे बाल रखता था, लेकिन अब समय बीतने के बाद अर्नब के बल और लंबे हो गए थे, जो कंधे तक आ गए थे। जहां अर्नब पहले अपने दाढ़ी मूछ ट्रिम रखता था, वही अब वह थोड़ा और ज्यादा मर्दाना लग रहा था। उसकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद अर्नब धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें इस समय किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां में हल्के पीले हरे रंग की धारियां नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती है। अपने ध्यान से बाहर आने के बाद अर्नब अपने बगल में मौजूद ब्लू स्पिरिचुअल आइस क्रिस्टल को उठाता है और अगले ही पल दोबारा से उसकी आंखों में हरे पीले रंग की दरिया नजर आती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो अर्नब अपने सिर के बिल्कुल बगल में अपने हाथ को ऐसे करता है जैसे वह किसी खिड़की या फिर दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल रहा है,
और अगले ही पल अर्नब का आधा हाथ हवा में गायब हो जाता है। इस समय अर्नब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना आधा हाथ किसी अदृश्य जगह में डाल रखा है। और फिर जब अर्नब अपने हाथ को वापस बाहर करता है तो उसके हाथ में क्रिस्टल मौजूद नहीं था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसके गुरुदेव माधव ने उसे एक बहुत ही खास तकनीक बताई थी, जिसका नाम आत्मिक आयामी स्पेस था। इस तकनीक के बारे में अच्छे से समझने में ही अर्नब को पूरा 1 हफ्ता लग गया था और उसे सीखने में अर्नब के 1 महीने का समय लगा था। अगर कोई व्यक्ति इस तकनीक को सीख लेता है तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा की ताकत और आत्मिक शक्तियों की मदद से अपने चारों तरफ एक आयामी स्पेस का निर्माण कर देता है। और फिर उस आयामी स्पेस के अंदर हम किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। यहाँ तक कि एक आयामी स्पेस होने की वजह से वह लगातार चारों तरफ की प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहता था, जिस वजह से हम उसके अंदर किसी जीवित चीज को भी रख सकते थे। लेकिन इस आयामी स्पेस के अंदर हम अभी भी किसी इंसान को लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस आयामी स्पेस का आयामी गेट सिर्फ 2 फुट का ही होता है। लेकिन अगर कोई ताकतवर आत्मिक शक्तियों वाला इस आयामी आत्मिक स्पेस तकनीक का निर्माण करता है तो वह अपने मन मुताबिक अपने आत्मिक आयामी स्पेस के दरवाजे को छोटा बड़ा कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस योद्धा की आत्मिक शक्तियों दूसरे लेवल की शक्ति आभा में प्रवेश कर चुकी हूँ। सिर्फ वही इंसान ही ऐसा कर सकता है, जिसके बाद वह इंसान एक व्यक्ति को भी अपने आत्मिक आयामी स्पेस में भेज सकता है। लेकिन यह तकनीक इतनी ज्यादा दुर्लभ थी कि बड़े से बड़े योद्धा तक को इस तकनीक के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से इस आत्मिक आयामी स्पेस को बनाने में ही 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। लेकिन अब इस आत्मिक आयामी स्पेस को बनाने के बाद अर्नब जब चाहे तब इस आत्मिक आयामी स्पेस के दरवाजे को खोल सकता था। अर्नब जब अपनी आंखें खोलकर खड़ा होता है तो वह अपने सामने एक खटिया पर मदन को सोते हुए देखता है, जिसे देखकर मदन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह मदन की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, आखिर भाई मदन को हो क्या गया? मैंने उन्हें सुरक्षा करने के लिए बोला था, लेकिन ये तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इनकी नींद को देखकर तो मुझे लग रहा है इन्होंने घोड़े ही नहीं लगभग सभी जानवर बेच दिए। अपने आप से इतना कहने के बाद अर्नब अपने शरीर को इधर उधर घुमाता है, जिस वजह से हड्डियों के चटचटाने की आवाज सुनाई देती है। इतने महीनों से लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अर्नब का शरीर थोड़ा अकड़ गया था, जिस वजह से अर्नब अपने पूरे शरीर को इधर उधर घुमाते हुए रिलैक्स देता है। अपने शरीर को खोलने के बाद अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से अपने आसपास के वातावरण को देखता है। अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से 500 मीटर के रेडियस के दायरे के साथ अपने आसपास की चीजों का निरीक्षण करता है, तो वह अपने आसपास सिर्फ 1-2 राक्षसी जानवर देख पाता है, और वह भी उसकी आत्मिक शक्तियों के 500 मीटर के दायरे के बिल्कुल एंड में थे। क्या अर्नब इस आयामी स्पेस से बाहर निकल पाएगा या फिर फंस जाएगा 5 वर्षों के लिए इस आयामी स्पेस में? क्या इस आयामी स्पेस से बाहर निकलने में अर्नब के गुरुदेव माधव कुछ करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-107 मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इतने महीनों से लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अर्नब का शरीर थोड़ा अकड़ गया था, जिस वजह से अर्नब अपने पूरे शरीर को इधर उधर घुमाते हुए रिलैक्स देता है। अपने शरीर को खोलने के बाद अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से अपने आसपास के वातावरण को देखता है। अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से 500 मीटर के रेडियस के दायरे के साथ अपने आसपास की चीजों का निरीक्षण करता है, तो वह अपने आसपास सिर्फ 1-2 राक्षसी जानवर देख पाता है, और वह भी उसकी आत्मिक शक्तियों के 500 मीटर के दायरे के बिल्कुल एंड में थे। एक भी राक्षसी जानवर 500 मीटर के दायरे के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिसे देखकर अर्नब की आंखें छोटी हो जाती है। अर्नब जब अपनी आत्मिक शक्तियों से आसपास देख रहा था तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, अरे अर्नब, क्या तुम ध्यान से बाहर आ गए? उस आवाज को सुनने के बाद अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों को रोकता है और फिर उस दिशा में देखता है जहां से आवाज आई थी। अर्नब उस आवाज को अच्छे से पहचानता था, इसीलिए वह उस तरफ देखते हुए तुरंत कहता है, अरे मदन भाई, क्या आपकी नींद पूरी हो गई है? मुझे तो लगा आपको जगाने में अभी 3 से 4 घंटे बाकी हैं। अर्नब की बात सुनने के बाद मदन का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है और फिर वह अपने एक हाथ से अपने सर को पीछे से नाखूनों से खुजाता है। उसे पता था कि अर्नब उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वह अर्नब की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उल्टा अर्नब का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, वैसे भी तुमने मुझे समय थोड़ी ना बताया था, कितनी देर सोना है, मैंने तो तुम्हें बताया था। मदन की इस बात को सुनने के बाद अर्नब का चेहरा अजीब हो जाता है और उसकी गर्दन झुक जाती है। लेकिन फिर अर्नब एक दूसरे पर कटाक्ष करने की जगह गंभीरता से मदन से पूछता है, वैसे मदन भाई, आखिर में कितने समय से ध्यान में था और अब तक कितना समय बीत गया है? अर्नब की बात सुनने के बाद मदन एक गहरी सांस लेता है और आसमान की तरफ देखता है। हालांकि मदन आसमान को देखना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि वह कुटिया के अंदर है, इसीलिए वह कुटिया की छत को देखते हुए कहता है, अर्नब, इस आयामी स्पेस का वातावरण हमेशा एक जैसा रहता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर हमें यहाँ पर कितना समय हो गया। शायद अंदाजा लगाऊं तो 2 से 3 महीने तो आराम से बीत गए होंगे। वैसे भी अब समय की गणना करने का क्या फायदा, 5 वर्षों बाद इसका दरवाजा दोबारा खुलेगा, तभी हम वापस लौट सकते हैं। मदन की इस बात को सुनने के तुरंत बाद अर्नब के चेहरे पर हैरानी नजर आती है, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा मायूस हो जाता है।
उसे भी समझ में आ गया था एक बार इस आयामी स्पेस में फंसने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अर्नब एक गहरी सांस छोड़ता है। इधर मदन और अर्नब दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई उनको बाहर जाने का रास्ता बता दे। इधर जब अर्नब निराश था तभी उसे अपने मन में उसके गुरुदेव माधव की आवाज सुनाई देती है। अर्नब, इस तरह से उदास क्यों हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है एक मामूली सा आयामी स्पेस तुम्हें कैद कर सकता है? तुम शायद भूल रहे हो आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। तुम्हें इस आयामी स्पेस से बाहर ले जाने के मेरे पास 100 से अधिक रास्ते हैं। लेकिन उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद गुरुदेव माधव चुप हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल अर्नब काफी उत्साहित आवाज में अपने गुरुदेव माधव से पूछता है, क्या सच में गुरुदेव आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है? हमें क्या करना होगा? और आपके लेकिन का क्या मतलब है? अर्नब ने एक के बाद एक अपने गुरुदेव माधव के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी थी। इधर अचानक से अर्नब को इतना उत्साहित देखकर मदन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ मन ही मन कहता है, क्या क्या पागल हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तो इस आयामी स्पेस में बंद रहने की बात सुनकर उदास था, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कहीं इसे कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? मदन अपने मन में इस तरह के अजीब अजीब सवाल अपने आप से ही कर रहा था। वही अर्नब को इतना उत्साहित देखकर उसके गुरुदेव माधव हल्के गुस्से से भरी आवाज में अर्नब से कहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? क्या तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते? एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने चेहरे पर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हाव भाव या इमोशन प्रदर्शित नहीं होने देता। और अगर तुम्हें फिर भी ऐसी हरकतें करनी है तो तुम्हें देखना चाहिए आखिर तुम कहां पर हो, और जब अकेले हो तभी कुछ ऐसा करना चाहिए। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अचानक से अर्नब को समझ में आ जाता है वह इस समय यहाँ पर अकेला नहीं है। लेकिन वह भी क्या कर सकता था? उसने खबर ही ऐसी सुनी थी जिस वजह से उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। लेकिन अब अपने गुरुदेव की बात सुनकर अर्नब अपने चेहरे के हाव भाव को नॉर्मल करता है। इधर मदन दोबारा से अर्नब के चेहरे के हाव भाव को बदलते हुए देखता है तो वह अपने हाथ से सर को खुजाने लग जाता है। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया था कि अर्नब को कोई खतरनाक बीमारी है, इसीलिए वह अर्नब को देखकर 2 कदम अर्नब से पीछे हो जाता है। इधर गुरुदेव माधव अपनी बात खत्म करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अर्नब से दोबारा कहते हैं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस आयामी स्पेस से आराम से बाहर निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम इस आयामी स्पेस से बाहर निकल जाओ, और दूसरा, तुम इस आयामी स्पेस का मास्टर बनकर इसका जब चाहो तब इस्तेमाल कर सको, और इस आयामी स्पेस के अंदर मौजूद हर राक्षसी जानवरों को अपना आदेश दे सको। अगर तुम ऐसा कर लेते हो, जहां पर पहले यह आयामी स्पेस हर 5 वर्षों में खुलता है, वही यह आयामी स्पेस जब तुम चाहोगे तब खुलेगा। और सबसे जरूरी बात, तुम इस आयामी स्पेस को जहां से चाहो वहां से खोल सकते हो। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब की आंखें चमकने लग जाती हैं। लेकिन इस बार अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद वह अपने चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशंस को नहीं आने देता। लेकिन फिर भी उसके होठों के कोने हल्के ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और फिर वह अगले ही पल अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, क्या सच में मैं इस आयामी स्पेस का मास्टर बन सकता हूँ? और इसका मास्टर बनने में मुझे कितना समय लगेगा? उसके इतना कहने के अगले ही पल उसके गुरुदेव माधव की आवाज उसे अपने दिमाग में सुनाई देती है, अर्नब, यह आयामी स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है, और तुम्हारी मौजूद शक्ति के हिसाब से तुम्हें इसका नया मास्टर बनने में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन इसका नया मास्टर अगर मैं बनने की कोशिश करूं तो शायद मुझे 1 दिन भी ना लगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा मास्टर बनने के अगले ही पल में तुम्हें यहाँ का नया मास्टर बना दूंगा। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें इस आयामी स्पेस का पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए शायद 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन ये काम करने के लिए फिर तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम कहीं पर भी एकांत में जाकर इस जगह का पूर्ण नियंत्रण पा सकते हो। अपने गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद अर्नब एक लंबी गहरी सांस छोड़ देता है। वह अपने गुरुदेव माधव की बातों को अच्छे से समझ गया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा था, लेकिन वह उनकी बातों के पीछे के अर्थ को अच्छे से समझ पा रहा था। उनके कहने का मतलब था कि उसने यहाँ पर पहले ही बहुत समय बिता दिया है, और पहले उसे जाकर अपने परिवार वालों से मिलना चाहिए, और फिर आराम से इस आयामी स्पेस के ऊपर अपना नियंत्रण करे। जिस पर अर्नब सहमत हो जाता है। अर्नब और उसके गुरुदेव माधव एक दूसरे से थोड़ी और देर बातें करते हैं। उसके गुरुदेव माधव ने पहले ही उसे इस आयामी स्पेस के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन इस बारी की जानकारी अर्नब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मदन इधर उधर होते हुए अर्नब को देख रहा था। अर्नब इस समय जिस दिशा में देख रहा था वह घूमते हुए उस दिशा में देखने लगता है। वह ये देखने की कोशिश कर रहा था आखिर अर्नब क्या देख रहा है। लेकिन तकरीबन 20 मिनट के बाद अर्नब एक गहरी सांस छोड़ता है। अर्नब के ऐसा करने से मदन तुरंत अर्नब को देखता है, लेकिन अगले ही पल अर्नब के शरीर को हल्का झटका लगता है और उसके शरीर से काले रंग का कोहरा निकलने लगता है। उस काले रंग के कोहरे को देखकर मदन के अंदर मौजूद शक्तियों में उथल पुथल मच जाता है। इस समय मदन के शरीर के प्रत्येक रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके मन में एक खतरनाक डर की लहर उत्पन्न हो गई थी। इस समय मदन की आंखों में खौफ नजर आ रहा था।
और ऐसा इसलिए था क्योंकि मदन पहले भी एक दो बार लॉर्ड लेवल के योद्धा से मिल रखा है, लेकिन उन सभी की मौजूदगी भी मदन के शरीर के अंदर मौजूद शक्तियों में इस तरह की हलचल नहीं कर पाई थी। इस समय मदन डर की वजह से उस काले कोहरे से 10 से 20 कदम पीछे हो चुका था। अगले ही पल वह काले रंग का कोहरा एक इंसानी आकृति लेता है। इंसानी आकृति लेने के बाद वह काले रंग का कोहरा हटता है तो उसके गुरुदेव माधव इंसानी रूप में नजर आते हैं। मदन जब इस दृश्य को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसके गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। अर्णव ने पहले ही उम्मीद की थी कि मदन कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया ही देगा। अर्णव मदन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उसकी तरफ देखते हुए आराम से कहता है, अरे भाई मदन, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? देखिए, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरे गुरुदेव माधव हैं। अर्णव की बात को सुनने के बाद इस समय मदन अर्णव को अपनी खौफ भरी निगाहों से देख रहा था। उसको पहले ही उम्मीद थी कि अर्णव का गुरुदेव कोई बहुत ही ताकतवर इंसान होगा, लेकिन उसने उम्मीद भी की थी कि अर्णव का गुरुदेव एक आत्मा होगा जो हरदम उसके साथ उसके शरीर में रहता है। लेकिन इस समय मदन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गुरुदेव माधव की तरफ देख ले, क्योंकि गुरुदेव माधव एक इंसान की तरह तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका रंग ना गोरा था, ना काला था और ना सांवला था, बल्कि उनका रंग राख के रंग का था। उनके पहने गए प्राचीन कपड़े और उनकी लाल शिकारी आंखें उनको राक्षस देवता के जैसा बना रही थी। मदन गुरुदेव माधव की तरफ देखते हुए हकलाती आवाज में अर्णव से पूछता है, अर्णव, क्या सच में यह तुम्हारे गुरुदेव हैं? लेकिन यह तो राक्षस के जैसे लग रहे हैं। मदन की बात सुनने के बाद अर्णव मदन से कुछ कहता उससे पहले ही गुरुदेव माधव अपनी भारी और भयानक आवाज में गंभीरता के साथ कहते हैं, कैसी कमाल की बातें कर रहे हो? मैं राक्षस के जैसा नहीं लगूंगा तो क्या तुम लगोगे? वैसे भी एक राक्षस राजा राक्षस के जैसा दिखना चाहिए, न कि देवता के जैसा। लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम अर्णव के दोस्त हो, दुश्मन नहीं। वैसे भी अगर मैं तुम पर प्रहार किया तो एक ही प्रहार में तुम्हारे प्राण पखेर उड़ जाएंगे। अर्णव, वैसे तुम्हें अपने मित्र मजबूत दिल वाले बनाने चाहिए। इधर अर्णव अपने गुरुदेव की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। वहीं अर्णव के दूसरी तरफ मदन का चेहरा इस समय बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसे पता था कि उसके गुरुदेव माधव इस समय मदन को डरा रहे हैं, इसीलिए वह अपने गुरुदेव माधव की तरफ देखते हुए कहता है, गुरुदेव, भाई मदन मेरे लिए वफादार है। आपको उन्हें इस तरह से नहीं डराना चाहिए। और वैसे भी आप ज्यादा समय तक आपने इस इंसानी शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द वह कार्य करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। अर्णव की बात सुनने के बाद गुरुदेव माधव एक गहरी सांस छोड़ते हुए अर्णव से कहते हैं, बच्चे, मैं इतने समय बाद बाहर आया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी आनंद नहीं लेने दोगे क्या? खैर छोड़ो लड़के, मेरी बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गुरुदेव माधव की बात सुनने के बाद मदन थोड़ा शांत हुआ था। मदन समझ गया था कि गुरुदेव माधव उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुरुदेव माधव अपनी बात कहने के बाद अपनी आत्मिक शक्तियों को खोल देते हैं और अपने आसपास से ध्यान से देखने लगते हैं। तकरीबन 2 मिनट के बाद गुरुदेव माधव अर्णव को अपने पीछे चलने का इशारा करते हैं। इसके बाद गुरुदेव माधव के पीछे अर्णव और मदन चलने लग जाते हैं। मात्र कुछ ही मिनट में वह कुटिया के पीछे एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अर्णव और मदन इस समय उस गुफा को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल गुरुदेव माधव उस गुफा को देखते ही समझ गए थे कि इस गुफा के द्वार पर फॉर्मेशन लॉक लगा हुआ है। इस फॉर्मेशन लॉक को देखने के बाद भी गुरुदेव माधव आगे बढ़ते हैं और अपनी आत्मिक शक्तियों के द्वारा उस फॉर्मेशन लॉक के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। अगले ही पल वहां पर कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। क्रैक! वह फॉर्मेशन लॉक किसी नाजुक कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। उस फॉर्मेशन लॉक को इस तरह से बर्बाद होते देखकर गुरुदेव माधव के चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान आ जाती है। फॉर्मेशन लॉक के टूटने के बाद गुरुदेव माधव उस गुफा के अंदर जाते हैं और जैसे ही वह गुफा में कदम रखते हैं तो उनके ऊपर आत्मिक शक्तियों से हमला होता है। गुरुदेव माधव अपने ऊपर आत्मिक हमले को देखकर अपने एक हाथ को हल्का ऊपर उठाते हैं और अपनी 2 उंगलियों को हिला देते हैं। उनकी 2 उंगलियां हिलाने से उनकी उंगलियों से आत्मिक हमला होता है, जो सामने से आते हुए आत्मिक शक्तियों के हमले को नष्ट कर देता है। इसके बाद गुरुदेव माधव गुफा के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले को रोकने के लिए गुफा के अंदर बहुत से फॉर्मेशन हमले और फॉर्मेशन सील और फॉर्मेशन बम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गुरुदेव माधव के लिए वह सब इतने खतरनाक नहीं थे। वह उन सभी को नष्ट करते हुए बड़ी ही आसानी से अंदर जा रहे थे। उस गुफा में हर फॉर्मेशन रैंक 2 की थी। कुछ ही देर में गुरुदेव माधव एक बड़ी सी खुली जगह में आ जाते हैं। आखिर गुरुदेव माधव इस गुफा के अंदर करने क्या आए हैं? क्या गुरुदेव माधव सच में इस आयामी स्पेस के नए मास्टर बनकर इस आयामी स्पेस का दरवाजा खोल सकते हैं? अर्णव की अब ये कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, जानने के लिए पढ़ते रहिए अर्णव द किंग ऑफ माफिया। CH-108 कमिंग आउट ऑफ डायमेंशनल स्पेस। गुरुदेव माधव अपने ऊपर होते आत्मिक हमले को देखकर अपने एक हाथ को हल्का ऊपर उठाते हैं और अपनी 2 उंगलियों को हिला देते हैं। उनकी 2 उंगलियां हिलाने से उनकी उंगलियों से आत्मिक हमला होता है, जो सामने से आते हुए आत्मिक शक्तियों के हमले को नष्ट कर देता है।
इसके बाद गुरुदेव माधव गुफा के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले को रोकने के लिए गुफा के अंदर बहुत से फॉर्मेशन हमले और फॉर्मेशन सील और फॉर्मेशन बम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गुरुदेव माधव के लिए वह सब इतने खतरनाक नहीं थे। वह उन सभी को नष्ट करते हुए बड़ी ही आसानी से अंदर जा रहे थे। उस गुफा में हर फॉर्मेशन रैंक 2 की थी। कुछ ही देर में गुरुदेव माधव एक बड़ी सी खुली जगह में आ जाते हैं। वह खुली जगह देखने में किसी बड़े कमरे के जैसी लग रही थी। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना हुआ था, जिसके बीचों बीच हवा में एक पीले रंग का क्रिस्टल उड़ रहा था। वह क्रिस्टल एक पल के लिए देखने से तो सोना लग रहा था, लेकिन वह एक क्रिस्टल था। ये क्रिस्टल इस आयामी स्पेस का कोर था। इस क्रिस्टल को आयामी कोर क्रिस्टल बोला जाता है। इतना कहने के बाद गुरुदेव माधव उस क्रिस्टल के पास जाने लगते हैं। जब गुरुदेव माधव उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ रहे थे, तो वह उस क्रिस्टल के अंदर से बहुत ही खतरनाक आयामी शक्तियां महसूस कर पा रहे थे। उस क्रिस्टल के पास इतनी खतरनाक आयामी शक्ति होने की वजह से उसके चारों तरफ धुंधलाहट छाई हुई थी। गुरुदेव माधव को पता था कि यह एक लो लेवल का आयामी कोर क्रिस्टल है, जिस वजह से गुरुदेव माधव उस आयामी कोर क्रिस्टल के पास जाकर अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए उस क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं, और अपने पास मौजूद आयामी शक्तियों के ज्ञान की वजह से गुरुदेव माधव उस आयामी कोर क्रिस्टल में अपनी आत्मिक शक्तियों के द्वारा उस पर एक अपनी छाप बना देते हैं। इसके बाद गुरुदेव माधव तुरंत अपने हाथ की एक उंगली को काटते हुए अपने खून की बूंद को उस क्रिस्टल के ऊपर गिर देते हैं। वह क्रिस्टल गुरुदेव माधव की खून की बूंद को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अगले ही पल वह क्रिस्टल जोर से हिलने लग जाता है। उस क्रिस्टल के हिलने की वजह से पूरा आयामी स्पेस जोर जोर से कांप रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह क्रिस्टल शांत होता है। उसके शांत होने के अगले ही पल उस क्रिस्टल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक आयामी शक्ति और आत्मिक शक्तियों की लहर चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा होने के अगले ही पल गुरुदेव माधव की आत्मिक शक्तियों की छाप को महसूस कर आयामी कोर क्रिस्टल पूरे आयामी स्पेस में खतरनाक आत्मिक शक्तियां उत्पन्न कर देता है। गुरुदेव माधव ने उस क्रिस्टल के ऊपर अपनी आत्मिक शक्ति की छाप लगाने से पहले उन्होंने सीनियर चंद्रशेखर की छाप को मिटा दिया था, जिस वजह से अब इस पूरे आयामी स्पेस के मालिक गुरुदेव माधव थे। अपने पास गहन ज्ञान होने की वजह से गुरुदेव माधव ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंचे थे। पूरे आयामी स्पेस के नए मालिक बनने के बाद गुरुदेव माधव अर्णव को अपने पास बुलाते हैं और उसकी खून की बूंद को उस क्रिस्टल के ऊपर गिराकर क्रिस्टल के अंदर अपने खून के साथ मिश्रित कर देते हैं। उनके ऐसा करने के बाद गुरुदेव माधव अर्णव और मदन को लेकर वापस से गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार गुरुदेव माधव गुफा की सुरक्षा के लिए दर्जनों फॉर्मेशन बनाने की जगह सिर्फ 2 फॉर्मेशन बनाते हैं। सबसे पहली फॉर्मेशन वह उस बड़े कमरे के अंदर दाखिल होने वाली जगह के आगे बनाते हैं, और फिर वह दूसरी फॉर्मेशन गुफा के आगे बनाते हैं। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन एक रैंक 2 की नहीं बल्कि रैंक 5 की थी। गुरुदेव माधव की इस फॉर्मेशन को शायद ही धरती पर मौजूद कोई व्यक्ति इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा। लेकिन गुरुदेव माधव गुफा से बाहर निकलने से पहले अपनी आत्मिक शक्तियों से उस क्रिस्टल के एक छोटे टुकड़े को तोड़ लेते हैं। वह क्रिस्टल का टुकड़ा 1 इंच का था, जो इस समय अर्णव की स्पेस रिंग में था। वही आयामी स्पेस का नया मालिक बनने के बाद गुरुदेव माधव उस आयामी स्पेस को अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं, जिस वजह से गुरुदेव माधव अपने सिर्फ एक ख्याल से इस आयामी दुनिया को अपनी आत्मा के सागर में ले सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए गुरुदेव माधव को एक पूरा दिन लग गया था। अपने सभी कार्य करने के बाद गुरुदेव माधव आयामी स्पेस के दरवाजे को दोबारा से उस खंडहर के अंदर खोल देते हैं। हालांकि इस बार आयामी स्पेस के दरवाजे खुलने की वजह से कहीं पर भी कुछ भी हलचल नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार गुरुदेव माधव ने सिर्फ एक नॉर्मल दरवाजे के जितना ही दरवाजा खोला था। आयामी स्पेस का दरवाजा खुलने के बाद अर्णव और मदन दोनों खुश हो जाते हैं और आयामी स्पेस से बाहर आ जाते हैं। जब वह आयामी स्पेस से बाहर आते हैं, तो वह अपने शरीर पर सर्दी की ठंडी हवा को महसूस कर पाते हैं, जिसे महसूस कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही गुरुदेव माधव उनके बाहर निकालने के तुरंत बाद अर्णव के शरीर में चले जाते हैं और आयामी स्पेस के दरवाजे को बंद करके पूरे आयामी स्पेस को अपनी आत्मा के सागर में भेज देते हैं, जहां पर पहले इस खंडहर में आयामी स्पेस के होने की वजह से यहां पर हल्की धुंधलाहट छाई रहती थी। अब ये जगह बिल्कुल साफ हो गई थी। आयामी स्पेस से बाहर आने के बाद अर्णव और मदन एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और खंडहर से बाहर निकल जाते हैं। खंडहर से पूरी तरह से बाहर आने के बाद अर्णव मदन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई मदन, अब आप कहां पर जाना चाहते हैं? मेरे पूछने का मतलब है यहाँ से आप अपने परिवार के पास जाना चाहेंगे या कहीं और? अर्णव की बात सुनने के बाद मदन के चेहरे पर आयामी स्पेस से बाहर निकलने की जो मुस्कान थी, वह मायूसी में बदल जाती है। मदन अपनी मायूसी भरी आवाज में ही अर्णव से कहता है, अर्णव, मैं अपने परिवार के पास जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे परिवार में से कोई भी जीवित नहीं है। मैं मेरे परिवार का इकलौता अकेला इंसान बचा हूँ। मेरा परिवार खत्म होने के बाद मैंने किसी से भी बात नहीं की। शायद तुम ही अकेले इंसान हो जिससे मैंने बात की है। तुम्हारे साथ रहने में मुझे काफी अच्छा लगता है और तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मदन इस समय अपनी आंखों में आशा की किरण लिए अर्णव को ये सब बताता है। अर्णव मदन की बात सुनकर हैरान हो गया था। इतने समय से साथ रहने के बावजूद भी अर्णव ने कभी भी मदन से उसके परिवार के बारे में नहीं पूछा, और ना ही अर्णव को सिर्फ मदन के नाम के अलावा कुछ पता था।
इस समय अर्नब मदन की आंखों में आशा की किरण को देख पा रहा था। लेकिन इतने समय से साथ रहने से अर्नब इतना तो समझ गया था कि मदन काफी ज्यादा वफादार और समझदार है, इसलिए उसे भी उसके साथ रहने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी वह थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और कुछ चीजों की गणना करने के बाद अर्नब फैसला कर लेता है। इसके बाद अर्नब एक गहरी सांस छोड़ते हुए मदन से कहता है, ठीक है भाई मदन, आप मेरे साथ रह सकते हैं और मैं आपको अपने परिवार से भी मिलवाऊंगा, जिनसे मिलने के बाद आपको अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। वैसे मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका परिवार खत्म कैसे हुआ? अर्नब अपना आखिरी वाक्य कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मदन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है और अपने चेहरे के हाव भाव को सामान्य करते हुए अर्नब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अर्नब तुम्हें इस तरह से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने अतीत के बारे में सोचकर अपना वर्तमान और आने वाला भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। और रही बात मेरे परिवार को बर्बाद करना, एक सोची समझी चाल थी। आशा करता हूं तुम मेरे दुश्मन के बारे में सोचकर डरोगे नहीं, क्योंकि मेरे परिवार को बर्बाद करने में मुख्य हाथ पृथ्वी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर्पल टावर का हाथ है। इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर पूरी पृथ्वी में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो किसी एक एम्परर लेवल के योद्धा के परिवार को छू भी सके। इस ऑर्गेनाइजेशन की ताकत कल्पना से भी परे है। और रही बात मेरे परिवार का बदला लेने की, तो मैं एक लॉर्ड लेवल का भी योद्धा बन जाऊं तो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर सकता। और मेरे परिवार को खत्म करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रैंड श्रेष्ठ ने दिया था। मदन की बात सुनने के बाद अर्नब के रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्नब ये सोच भी नहीं सकता था कि एक एम्परर लेवल के योद्धा के पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कितनी भयानक ताकत की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन इधर मदन की बात खत्म होने के तुरंत बाद ही अर्नब के शरीर एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा था। हालांकि यह हत्या का इरादा अर्नब का नहीं बल्कि उसके गुरुदेव माधव का था। अर्नब महसूस कर पा रहा था कि मदन की बात सुनकर उसके गुरुदेव माधव की आत्मा गुस्से में बुरी तरह से कांप रही है। लेकिन अर्नब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके गुरुदेव माधव इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। क्या इस गुस्से की पीछे की वजह मदन की सुनाई गई कहानी है? इसीलिए अर्नब अपने गुरुदेव माधव से मन ही मैन पूछता है, गुरुदेव आखिर क्या हुआ? आप इस समय इतना गुस्सा क्यों है? क्या भाई मदन की बात सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है? अर्नब की बात सुनने के बाद अर्नब के दिमाग के अंदर उसके गुरुदेव माधव की गुस्से से भारी गंभीर आवाज सुनाई देती है, अर्नब मुझे गुस्सा इस पर नहीं आ रहा कि इसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया, बल्कि मुझे तो गुस्सा उसे इंसान पर आ रहा है जिसने इसके परिवार को बर्बाद किया। अर्नब मैं तुमसे एक साधारण सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें पर्पल टावर के ग्रैंड श्रेष्ठ के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें पता है आखिर यह ग्रैंड श्रेष्ठ कौन है? अपने गुरुदेव की बात सुनकर अर्नब के चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं। लेकिन उसे इतना जरूर पता चल गया था कि पर्पल टावर के ग्रैंड श्रेष्ठ को उसके गुरुदेव काफी अच्छे तरीके से जानते हैं और शायद उस इंसान से उनकी काफी गहरी दुश्मनी है। लेकिन अर्नब को नहीं पता था आखिर पर्पल टावर का ग्रैंड श्रेष्ठ कौन है। इसीलिए अर्नब अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आखिर मुझे कैसे पता होगा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रैंड श्रेष्ठ कौन है? और रही बात, मुझे तो इस ऑर्गेनाइजेशन पर्पल टावर के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन क्या वह इंसान सच में कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं जानता हूँ? अगर हाँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर वह इंसान कौन है? अर्नब की बात सुनने के बाद गुरुदेव माधव एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि अर्नब को सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए वह थोड़ा शांत होते हैं और फिर वह अपनी गंभीर आवाज में अर्नब को सब कुछ बताते हुए कहते हैं, अर्नब पर्पल टावर ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जिसका ये नाम ही बड़ी बड़ी देश की सरकारों के दांतों तले चने दबवा देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े देश की सरकारें भी नहीं उलझाना चाहती। इस ऑर्गेनाइजेशन की ताकत का अंदाजा तुम यहीं से लगा सकते हो। जो मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सभी योद्धाओं को नियंत्रण में रखती है, वह इस पर्पल टावर ऑर्गेनाइजेशन की ही शाखा है। मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी योद्धा है वह इस ऑर्गेनाइजेशन के एक चौथाई भी नहीं है। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि मेरे गुरु और तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे नानाजी चंद्रेश नारंग के साथ 4 और लॉर्ड रैंक के योद्धाओं ने की थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 21 ग्रैंड श्रेष्ठ है और लॉर्ड मानवेंद्र के साथ लड़ाई में इन 21 ग्रैंड श्रेष्ठ में से सिर्फ 7 ग्रैंड श्रेष्ठ ही जिंदा बचे थे। लेकिन अचानक से इस ऑर्गेनाइजेशन में एक और ग्रैंड श्रेष्ठ शामिल हुआ है और वह ग्रैंड श्रेष्ठ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी के 3 सबसे ताकतवर शिष्यों में से एक आचार्य इंद्र है। पहले सभी को यही लगता था कि आचार्य इंद्र मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके जीवित होने की वजह से उनका ओहदा बाकी के 7 ग्रैंड श्रेष्ठ से ऊपर हो गया है। और तुम्हें पता है आचार्य इंद्र सच में जीवित नहीं है, बल्कि उनकी जगह किसने ली है? अपने गुरुदेव माधव के मुंह से पर्पल टावर की ताकत और उसके इतिहास के बारे में सुनकर अर्नब हैरान हो गया था। लेकिन अगले ही पल अर्नब समझ गया था कि उसके गुरुदेव माधव की बातों के पीछे का क्या मतलब है, जिस वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई थी। और वह अपनी भारी और खतरनाक आवाज में गंभीरता के साथ अपने गुरुदेव माधव से कहता है,
आचार्य इंद्र मतलब लॉर्ड मानवेंद्र। गुरुदेव, क्या सच में भाई मदन के परिवार को बर्बाद करने वाला वह लॉर्ड मानवेंद्र है? अगर इसके पीछे सच में उसको हाथ हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कितना ताकतवर है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अर्नव के चेहरे पर गुस्सा देखकर मदन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बात सुनकर अर्नव को गुस्सा आ रहा है। इसीलिए वह अर्नव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए गंभीरता के साथ उसे कहते हैं, अर्नव, मुझे पता है तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन उतना गुस्सा मुझे भी है उस ऑर्गेनाइजेशन पर। लेकिन हमारे जैसे अगर 100 योद्धा भी मिल जाए तो भी हम इतने ताकतवर नहीं होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बाल भी बांका का कर सकते। उम्मीद करता हूं कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। वैसे हमें आयामी स्पेस से बाहर निकले हुए काफी समय हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या सच में मदन के परिवार को बर्बाद करने वाला लॉर्ड मानवेंद्र है? कहीं मदन को पता चल गया कि पर्पल टावर के निर्माताओं में अर्नव के दादाजी और नानाजी भी है, तो कहीं मदन अर्नव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नव, द किंग ऑफ माफिया। CH-109 एनकाउंटर विद मंजीत। अर्नव, मुझे पता है तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन उतना गुस्सा मुझे भी है उस ऑर्गेनाइजेशन पर। लेकिन हमारे जैसे अगर 100 योद्धा भी मिल जाए तो भी हम इतने ताकतवर नहीं होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बाल भी बांका कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। वैसे हमें आयामी स्पेस से बाहर निकले हुए काफी समय हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मदन की बात सुनने के बाद अर्नव थोड़ा शांत होता है और फिर मदन के साथ चल पड़ता है। लेकिन अब उसके मन में सिर्फ ताकतवर बनने का ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंड श्रेष्ठ आचार्य इंद्र यानी कि लॉर्ड मानवेंद्र उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। खंडहर से बाहर आने के बाद अर्नव इधर उधर घूमते हुए एक टैक्सी वाले को रोकता है और फिर उससे पूछते हुए कहता है, भैया नारंग मैंशन चलोगे? अर्नव की बात सुनने के बाद वह टैक्सी ड्राइवर अर्नव को अजीब तरह से देखता है। अर्नव के कपड़े देखने के बाद वह टैक्सी ड्राइवर अपनी आवाज में थोड़ी बेरुखी के साथ कहता है, नारंग मैंशन चल तो पढ़ूंगा, लेकिन वहां पर जाने के लिए जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। अर्नव को पता था कि वह टैक्सी ड्राइवर उनसे इस तरह से क्यों बातें कर रहा है, क्योंकि वह इतने महीनों से आयामी स्पेस में थे और आयामी स्पेस में चारों तरफ जंगल ही जंगल था और अर्नव और मदन जहां पर थे वहां पर एक कुटिया थी जहां पर मिट्टी फैली हुई थी और मिट्टी की वजह से उनके पूरे कपड़े गंदे हो रखे थे। हालांकि अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वह टैक्सी ड्राइवर उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। इसलिए अर्नव बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से एक 500 का नोट निकालते हुए उस टैक्सी ड्राइवर को देते हुए कहता है, अब चलोगे? टैक्सी ड्राइवर तुरंत अर्नव के हाथ से उस 500 के नोट पर छपटा मारते हुए उन्हें बैठने को कहता है। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद अर्नव दिल्ली के एक पोश इलाके के प्राइवेट एरिया में पहुंच जाता है। इसलिए वह टैक्सी ड्राइवर तुरंत गाड़ी को रोकते हुए कहता है, साहब, यहाँ से नारंग परिवार का इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ पर कोई भी गाड़ी ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती, इसलिए आपको यही उतरना पड़ेगा। इस समय अर्नव पीछे वाली सीट पर अपनी आंखें बंद किए बैठे हुआ था, लेकिन वह अपनी आंखें खोलते हुए ड्राइवर की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम्हें गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो बस। अर्नव की बात सुनने के बाद वह टैक्सी ड्राइवर अपनी गर्दन उठाकर बैक मिरर में अर्नव को देखता है, जो इस समय दोबारा से अपनी आंखें बंद करके बैठ चुका था। अर्नव को इतना शांत देखकर वह टैक्सी ड्राइवर भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए अर्नव से कहता है, साहब, मैं तो चल पड़ूंगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी वालों ने रोका तो मैं तो अपने हाथ खड़े कर दूंगा, उनसे फिर आपको ही निपटना पड़ेगा। उस टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर अर्नव बिना अपनी आंखें खोले उसे कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस चलते रहो, मैं अपने आप देख लूंगा। अर्नव की बात सुनकर वह टैक्सी ड्राइवर दोबारा गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रखता है और गाड़ी को नारंग परिवार के प्राइवेट एरिया के अंदर ले जाता है। उसको चलते हुए 1 मिनट भी नहीं हुई थी कि तभी कुछ सिक्योरिटी वाले तुरंत उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और गुस्से में उसे डांटते हुए कहते हैं, ओए ड्राइवर, क्या तुझे पता नहीं है यह एक प्राइवेट एरिया है और तू अपनी गाड़ी को यहाँ कहाँ घुसाए लेकर आ रहा है। वह ड्राइवर से उस सिक्योरिटी वाले से कुछ कहता तभी टैक्सी की पीछे वाली विंडो डाउन होती है और उसके अंदर से एक लड़के का हाथ बाहर निकलता है। उस लड़के के हाथ की पहली 2 उंगलियों के बीच में एक गोल्डन कार्ड था। उस गोल्डन कार्ड को देखने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड अर्नव वाली विंडो के पास आता है और जैसे ही वह वहां पर आकर अर्नव के चेहरे को देखता है तो वह तुरंत अर्नव को सैल्यूट करते हुए बड़ी ही शालीनता के साथ अर्नव से कहता है, युवराज, मैं आउटर सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह आपको सैल्यूट करता हूं, आपको अपना कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह की बात सुनकर अर्नव अपने हाथ को वापस अंदर कर लेता है और बिना अपनी आंखें खोले अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह से कहता है, अगर इसे दिखाने की जरूरत नहीं है तो जल्दी से मेरे सामने का रास्ता खोलो, मुझे जल्द से जल्द मेंशन जाना है। अर्नव का ऑर्डर सुनने के बाद सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह दोबारा सैल्यूट करते हुए कहता है, जी युवराज, उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह गाड़ी के सामने मौजूद सिक्योरिटी गार्डों को साइड करते हुए कहता है, गाड़ी के आगे से हट जाओ, गाड़ी के अंदर युवराज बैठे हैं,
फैमिली हेड धर्मपाल सिंह की बात सुनकर वह सभी सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही आगे से हटने वाले होते हैं, तभी वहां पर एक बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, बल्कि इसको दूसरे देशों से बाहर से इंपोर्ट किया गया है। ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी कंपनी की अवेंटाडोर एसवीजे थी। दूसरे देश से इंपोर्ट करने की वजह से इस पर सारे टैक्स टुक्स लगकर यह गाड़ी 10 करोड़ से ऊपर की थी। ये लैम्बोर्गिनी कॉपर कलर की थी। इस लड़के के कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके सभी कपड़े काफी ब्रांडेड है। इस लड़के के ऊपर से लेकर नीचे तक इसके सभी कपड़े लाखों में थे। इसने अपनी आंखों पर काफी ब्रांडेड सनग्लासेस लगा रखे थे। ये लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और इसके हल्के घुंघराले बाल थे, जो इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस कर रही थी। ये लड़का नीचे उतरकर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आता है, तो वह अर्नब की गाड़ी के पास से होते हुए गुजरा था। और जैसे ही वह लड़का अर्नब के पास से होकर गुजरा, तो अर्नब के चेहरे के हाव भाव अजीब हो जाते हैं और अर्नब अपनी आंखें खोलकर उस लड़के को देखता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इस लड़के ने काफी ज्यादा अल्कोहल का कंज्यूम कर रखा था, जिस वजह से अर्नब के पास से जाते हुए इसके शरीर से अल्कोहल की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। हालांकि भले ही इस लड़के ने काफी ज्यादा अल्कोहल का कंज्यूम कर रखा था, लेकिन इसके कदम बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस लड़के का अल्कोहल टॉलरेंस काफी ज्यादा है। वह लड़का सभी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हुए कहता है, यहाँ पर यह भीड़ क्यों लगा रखी है और यह बाहर की गाड़ी यहाँ अंदर क्यों आई हुई है? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर कोई भी बाहर की गाड़ी एंटर नहीं कर सकती? अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा हो, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर भेजो और मेरे लिए अंदर जाने का रास्ता छोड़ो। सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह उस लड़के की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ उसे कहता है, मंजीत सर, इस गाड़ी के अंदर युवराज बैठे हुए हैं और हमारे पास और आपके पास इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप युवराज की गाड़ी को बाहर रोक सके। सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह की बात सुनने के बाद वह लड़का मंजीत काफी एरोगेंटली कहता है, मैं किसी भी युवराज बुवराज को नहीं जानता, चुपचाप इस गाड़ी को बाहर निकालो। अगर तुम में से किसी ने भी मेरा ऑर्डर करने से मना किया तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मंजीत के मुंह से बहुत गंदी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से वह सिक्योरिटी हेड धर्मपाल सिंह भी मंजीत से बात करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ कर रहा था, लेकिन फिर भी वह मंजीत को काफी रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था। लेकिन वही मंजीत उस सिक्योरिटी हेड को ऐसे धमका रहा था जैसे वह उसका कोई पालतू जानवर हो। अर्नब भी मंजीत के व्यवहार को देखकर हैरान था और उसकी आंखें छोटी हो गई थी। हालांकि अर्नब को पता था कि मंजीत नारंग परिवार से ही है, लेकिन फिर भी आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मंजीत कौन है और उसकी नारंग परिवार में क्या पोजीशन है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा कि वह किसी युवराज को नहीं जानता, तो अर्नब की आंखें ठंडी हो गई थी। मंजीत लेना चाहते हुए भी अपने शब्दों से अर्नब को उसके इस मामले में आने का खुला न्योता दे दिया था। इसीलिए अर्नब अब एक गहरी सांस छोड़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरता है। हालांकि जब तक अर्नब गाड़ी में बैठा था तो वह काफी ज्यादा शांत था, लेकिन जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े तो अर्नब का ऑरा रिलीज हो जाता है और उसका काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा वहां के वातावरण में उसकी ताकत के बारे में बता रहा था। वहां पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही उस इंटेंस आरा को महसूस करते हैं, तो सभी की आंखों में एक हल्का डर दिखाई दे रहा था। वही मंजीत ने भी उस आभा को महसूस कर लिया था, इसलिए वह तुरंत समझ गया था कि यहाँ पर कोई फाइटर मौजूद है। लेकिन मंजीत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमेशा उसकी सिक्योरिटी में कुछ फाइटर गुप्त रूप से उसके ऊपर निगरानी रखते थे। गाड़ी से बाहर आने के बाद अर्नब की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी पर्सनैलिटी इस समय एक ऐसे दबंग सम्राट के जैसी हो गई थी जिसके सामने सभी अपने आप को नीचा देखने पर मजबूर हो जाए। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद अर्नब अपनी इमोशनलेस आवाज में मंजीत से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा भी डर नहीं है? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। और तुम इस सोच में तो बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर मैं कुछ करने पर आ गया तो नारंग परिवार का राजा भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि मेरे सामने हमेशा अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी छुपी हुई ताकतें तुम्हें गुप्त रूप से प्रोटेक्ट कर रही हैं। अर्नब की आत्मिक शक्तियों ने पहले ही उन छिपे हुए फाइटर की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसे इस समय ये भी पता था कि कौन सी ताकत इस समय कहां पर छपी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्नब की बात सुनकर मंजीत ने जितनी भी पी रखी थी सभी एक झटके में उतर जाती है। उसकी आंखें इस समय हैरानी में बड़ी हो चुकी थी। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाले ने उसके छिपे हुए फाइटर की मौजूदगी को महसूस कर लिया है, और उनकी मौजूदगी को महसूस करने के बावजूद भी सामने वाला उसे धमकी देने की जरूरत कर रहा है। वही अपनी बात कहने के तुरंत बाद अर्नब अपने हत्या के इरादे को खोल देता है। उसके हत्या के इरादे को महसूस करना चाहते हुए भी मंजीत की सेफ्टी में मौजूद सभी गुप्त फाइटर मंजीत की सेफ्टी के लिए बाहर आ जाते हैं। इस समय मंजीत की सेफ्टी के लिए 8 फाइटर आ चुके थे, जो 4 उसके आगे और 4 उसके पीछे थे। अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से साथ देख पा रहा था कि सामने मौजूद 4 एस क्लास के फाइटर हैं और पीछे के 4 एक्सपर्ट लेवल के योद्धा थे।
लेकिन अर्नब अपनी आत्मिक शक्तियों से महसूस कर पा रहा था कि पीछे मौजूद चारों से भी ताकतवर एक योद्धा अभी भी छिपा हुआ है। और वह छिपा हुआ योद्धा किसी भी पल मार्शल आर्ट मास्टर बनने वाला है। मास्टर लेवल का योद्धा बनने के लिए पहले ही उस योद्धा की एक्सपर्ट लेवल की बेड़ियां ढीली हो गई थी। और अब बस एक हल्का झटका और वह एक्सपर्ट लेवल की बेड़ियां टूट जाएगी और वह योद्धा मास्टर लेवल का योद्धा बन जाएगा। लेकिन अर्नब को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह एक मोनाक लेवल का योद्धा था। अगर उसके सामने एक ग्रैंड मास्टर लेवल का भी योद्धा आ जाए तो अर्नब उसे भी जान से मारने की ताकत रखता है। और उसके सामने तो मौजूद सिर्फ मामूली से एस क्लास फाइटर और एक्सपर्ट लेवल के योद्धा थे, जिनको तो वह सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही खत्म कर सकता है। अर्नब की मौजूदा ताकत इस समय कहने के लिए कोई मजाक नहीं थी। वह 8 के 8 फाइटर अर्नब के लिए इस समय अपनी आंखों में मौत का इरादा लिए खड़े थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस समय उनके सामने कौन खड़ा है। उनमें से एक एस क्लास का फाइटर आगे आते हुए अर्नब की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ कहता है, आखिर तुम कौन हो और इस समय तुम इस प्राइवेट एरिया में क्यों आए हुए हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर हमें जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकना होगा। ये सब कहते हुए उस फाइटर की आंखों में अर्नब के लिए गुस्सा और हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। और उसके कहे गए शब्दों में घमंड और अपनी ताकत का गुरूर साफ झलक रहा था। लेकिन अर्नब तो उस फाइटर की बातों को ऐसे लेता है जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो। अर्नब उस फाइटर की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे कहता है, सिर्फ एक मामूली से एस क्लास का फाइटर होते हुए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कि तुम मेरे खिलाफ जा सके। वैसे मानना पड़ेगा तुम बातें तो काफी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी बात तो सच साबित करने की काबिलियत नहीं है। बेहतर यही होगा कि मुझसे बात करने के लिए अब वह इंसान सामने आए जो अभी तक छुपा हुआ है, वरना उसे जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए मुझे तुम सबको मारना होगा। कहीं मंजीत से दुश्मनी करके अर्नब को किसी मुसीबत का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा जब मंजीत को पता चलेगा अर्नब की असली पहचान के बारे में? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-110 अर्नब रीच्ड नारिंग मैंशन। सिर्फ एक मामूली से एस क्लास का फाइटर होते हुए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कि तुम मेरे खिलाफ जा सके। वैसे मानना पड़ेगा तुम बातें तो काफी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी बात तो सच साबित करने की काबिलियत नहीं है। बेहतर यही होगा कि मुझसे बात करने के लिए अब वह इंसान सामने आए जो अभी तक छुपा हुआ है, वरना उसे जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए मुझे तुम सबको मारना होगा। अपनी बात कहने के बाद अचानक से अर्नब की गर्दन एक तरफ घूम जाती है, जहां पर 200 मीटर दूर इस समय एक गाड़ी खड़ी थी। इधर अर्नब की बात सुनकर उन सभी फाइटर और योद्धाओं की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। वह साफ साफ देख पा रहे थे कि अर्नब उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता के साथ नहीं ले रहा है, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हालांकि उनमें से अभी तक किसी को नहीं पता था कि अभी भी एक और योद्धा मंजीत की सुरक्षा के लिए छुपा हुआ था, क्योंकि मंजीत के ऊपर कभी भी कोई भी समस्या आई थी तो इन 8 योद्धाओं ने ही उन्हें निपटा दिया था और उस 9 में छुपे हुए योद्धा को कभी सामने आने का मौका नहीं दिया। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि अर्नब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। इसीलिए वह सभी योद्धा अगले ही पल अपनी पूरी रफ्तार से अर्नब के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर उन सभी योद्धाओं को अर्नब के ऊपर हमला करते देखकर मंजीत के चेहरे पर इस समय एक शैतानी मुस्कान थी। लेकिन अर्नब अभी भी उन सभी को अपने ऊपर हमला करते देखकर बिल्कुल शांत था, बल्कि वह तो अपनी गर्दन को उस दिशा में घुमाता है जहां पर वह आखिरी योद्धा छिपा हुआ था। उस जगह से किसी को भी बाहर आते ना देखकर अर्नब एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अब तुम ऐसे ही बाहर नहीं आना चाहते तो चलो इसे थोड़ी देर खेल ही लेता हूँ। इतना कहने के बाद अर्नब बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। वह सभी योद्धा बिल्कुल अर्नब के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और उनके हमले अर्नब को लगने ही वाले थे। लेकिन अर्नब के कदम बढ़ाने के अगले ही पल अर्नब का शरीर वहां से गायब हो जाता है, जिस वजह से उन सभी योद्धाओं का हमला हवा को चीरते हुए निकल जाता है। अपने हमलों को ऐसे खाली जाते देखकर सभी योद्धाओं की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। लेकिन अगले ही पल उन सभी के पीछे एक काली परछाई प्रकट होती है और बिना किसी डेडली मूव के सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उन सभी योद्धाओं के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाकर उन्हें बेहोश कर देता है। अचानक से अपने सभी योद्धाओं को ऐसे ही जमीन पर गिरता देखकर मंजीत के माथे पर पसीना नजर आने लगता है। उन सभी को बेहोश करने के बाद अर्नब अपने शरीर को इधर उधर घुमाते हुए मंजीत की तरफ देखता है। इधर मंजीत जैसे ही अर्नब की नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है तो उसकी सिट्टी पट्टी गुम हो जाती है। इधर अर्नब मंजीत की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराता है। अर्नब जब मंजीत की तरफ देख रहा था तब किसी के बहुत ही तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। उस दौड़ने की आवाज सुनने के बाद अर्नब के चेहरे के हाव भाव वापस नॉर्मल हो जाते हैं। उसके चेहरे पर दोबारा से कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। अर्नब अगले ही पल अपने कदम आगे बढ़ाता है और मंजीत के बिल्कुल पास आकर उसके आगे किसी अदृश्य चीज को पकड़ लेता है। अर्नब को ऐसा करते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया है। लेकिन अगले ही पल वहां पर एक काली परछाई नजर आती है। उस काली परछाई की गर्दन इस समय अर्नब के हाथ में नजर आ रही थी। इस समय उस काली परछाई की आंखों में भी खौफ नजर आ रहा था।
अर्नब अपनी पकड़ में मौजूद उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए बिना किसी इमोशन के साथ उसे कहता है, मेरा पहला रूल है, मैं पहले किसी को छेड़ता नहीं हूँ। और दूसरा रूल है, अगर कोई मुझे छेड़ देता है तो उसे जिंदा छोड़ता नहीं हूँ। अब बता तेरे सर का क्या हाल करूं। अपनी बात कहने के बाद अर्नब अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत कर लेता है, जिस वजह से अगले ही पल वह योद्धा बेहोश हो जाता है। उस योद्धा को बेहोश होता देखकर अर्नब बिना किसी इमोशन के उस योद्धा को उठाकर दूर फेंक देता है। उस आखिरी योद्धा को भी बेहोश करने के बाद अर्नब मंजीत की तरफ देखता है। मंजीत जब अर्नब को देखता है तो उसकी पूरी पीठ पसीने में भीग जाती है। अर्नब को पता था कि मंजीत नारंग परिवार से है, इसीलिए वह मंजीत को ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहता है, अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि तुम सामने वाले के गुस्से को बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार दूं तो पूरा नारंग परिवार भी तुम्हारी मौत का बदला नहीं लेगा मुझसे। इतना कहन एक के बाद अर्नब मंजीत के चेहरे को थपथपाता है और वापस टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। इस समय उस टैक्सी ड्राइवर की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी टैक्सी में एक ऐसा लड़का बैठा है जो नारंग परिवार के लोगों को भी ऑफेंड करने से भी नहीं डरता। इधर टैक्सी में बैठने के बाद अर्नब टैक्सी ड्राइवर से कहता है, चलो आगे ले चलो। अर्नब की बात सुनने के बाद वह टैक्सी ड्राइवर बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत गाड़ी को चला लेता है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक और चलने के बाद गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकती है। इस मेंशन के आगे एक लॉन बना हुआ था जो कम से कम 300 से 400 मीटर आगे फैला हुआ था। अर्नब और मदन टैक्सी से नीचे उतरते हैं। अर्नब टैक्सी वाले को उसके पैसे देता है और मेंशन के बाहर बड़े से दरवाजे के सामने चला जाता है। उस मेंशन के दरवाजे पर भी 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उनमें से कोई भी अर्नब को या फिर मदन को पहचान नहीं पाया था, इसलिए वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह आगे जाकर अर्नब को रोकने वाले होते हैं तो उन्हें अर्नब का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगता है। अगले ही पल उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर से एक बड़ी सी फोटो को लेकर आता है और सामने मौजूद व्यक्ति से मिलाने लगता है। और अगले ही पल वह सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अर्नब को सैल्यूट करता है। उस सिक्योरिटी गार्ड को अर्नब को सैल्यूट करते देखकर बाकी के सिक्योरिटी गार्ड की भी नजर उसके हाथ में मौजूद फोटो पर जाती है और अगले ही पल वह भी एक साथ अर्नब को सैल्यूट करते हैं, जिस वजह से धरती पर हथौड़े के पड़ने के जैसी आवाज सुनाई देती है। क्रीक क्रीक क्रीक। मदन को पता था कि अर्नब का बैकग्राउंड काफी खतरनाक है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्नब नारंग फैमिली से होगा। लेकिन जैसे ही नारंग फैमिली का नाम मदन के दिमाग में आता है तो मदन की आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है और फिर मदन मन ही मन अपने आप से कहता है, पर्पल टावर के निर्माताओं में से एक तो नारंग फैमिली का पूर्व मुखिया सम्राट चंद्रेश नारंग थे। अगर यह नारंग परिवार सम्राट चंद्रेश नारंग का ही हुआ तो अब मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा। भले ही मदन ने ये सब सोच हो, लेकिन फिर भी वह मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था, काश ये नारंग परिवार वह ना हो जिसके बारे में वह सोच रहा है। अर्नब सभी को नजरअंदाज करते हुए बड़ी ही शांति के साथ अंदर जाने लगता है। अर्नब को अंदर जाते देखकर मदन भी तुरंत उसके पीछे पीछे हो लेता है। मेंशन के पास आने के बाद अर्नब उस गोल्डन कार्ड को लॉक के आगे करता है, जिस वजह से अगले ही पल एक बीप की साउंड सुनाई देती है। बीप, और मेंशन का लॉक खुल जाता है। लॉक खुलने के बाद अर्नब मदन को लेकर मेंशन के अंदर आराम से एंटर करता है। मेंशन के अंदर हॉल में परिवार के मुख्य लोग बैठे थे। उनमें से एक भरत नारंग थे। उन्हीं के बगल में अर्नब की मम्मी मीना और अर्नब की बहन सलोनी बैठी थी। उन दोनों के बगल में एक और 50 से 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति बैठा था। उसे वो व्यक्ति की दाढ़ी, मूंछ और बाल ग्रे रंग के थे। उस व्यक्ति की आंखों पर नजर के चश्मे लगे हुए थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर बुढ़ापे वाली हल्की हल्की झुर्रियां भी नजर आ रही थी, और जब वह व्यक्ति हंसता है तो उसकी झुर्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। उस व्यक्ति ने नीले रंग की पोलो टी शर्ट और खुला पजामा पहन रखा था। दिखने में वह व्यक्ति काफी ज्यादा सिंपल लग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आंखों पर चश्मा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। दिखने में भले ही वह व्यक्ति काफी साधारण नजर आ रहा था, लेकिन उसके आसपास की आभा उसे सुपीरियर बना रही थी। यहाँ पर इस व्यक्ति की तुलना समुद्र से करना गलत नहीं होगा। जैसे हम ऊपर से समुद्र को देखकर काफी शांत समझ लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि समंदर के अंदर भी वही शांति मौजूद हो। जिस तरह समुद्र ऊपर से काफी शांत और आंखों को सुकून देने वाला नजर आता है, उसी तरह यह इंसान भी ऊपर से बिल्कुल शांत लेकिन अंदर से काफी खतरनाक व्यक्ति था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में नारंग परिवार का राजा अमर नारंग था। यहाँ पर मौजूद ये चारों व्यक्ति एक दूसरे से काफी हंस हंसकर बातें कर रहे थे, लेकिन इस समय अर्नब की मम्मी मीना के चेहरे पर हल्की टेंशन नजर आ रही थी। अमर नारंग अपनी बहन मीना की झूठी मुस्कान को देखकर उसे कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपने आदमियों को अर्नब की तलाश के लिए भेज दिया है। जैसे ही अर्नब के बारे में थोड़ी सी भी खबर मिलेगी हमें पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, वह मेरा यानी कि अमर नारंग का भांजा है, उसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर अर्नब कहीं समस्या में होता तो मौसा जी जय और पिताजी को पता चल जाता। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अमर नारंग की बात सुनने के बाद अर्नब की मम्मी मीना गहरी सांस छोड़ते हुए अमर नारंग की तरफ देखती है और गंभीरता के साथ कहती है, भैया आप भले ही मुझे कितनी ही सांत्वना दे दो, लेकिन जब तक एक माँ अपने बच्चों को नहीं देख लेती तब तक उसका मन नहीं मानता। इसीलिए मेरा भी मन अभी तक अर्नब को देखे बिना थोड़ा बेचैन है। अर्नब ने कहा था कि वह 1 महीने वापस आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। उसके 1 महीने के कहे अलावा लगभग 4 महीने बीतने वाले हैं। अब मुझे डर लग रहा है कहीं अर्नब को कुछ हो नहीं गया हो। अपनी बहन की बात सुनने के बाद इस बार अमर नारंग के माथे पर भी तुलिया नजर आती है। उन्हें भी अब अपने भांजे अर्नब की चिंता होने लग गई थी। भरत नारंग भी अपनी बहन की बात सुनकर परेशान हो गए थे। इधर सलोनी अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनकर मायूस हो गई थी। भरत नारंग कुछ सोचते हुए अपनी बहन मीना से कहते हैं, दीदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं खुद अर्नब को ढूंढने जाऊंगा, और जब तक अर्नब मुझको मिल नहीं जाता तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद भरत नारंग जैसे ही अपनी जगह से खड़े होते हैं तो अचानक से उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, अरे मामा जी इतने परेशान क्यों है और किसे ढूंढने की बातें चल रही हैं? अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो वापस बैठ जाइए, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। इस आवाज को सुनने के बाद सभी का ध्यान मेंशन के दरवाजे की तरफ चला जाता है। तभी उन्हें वहां से एक 21-22 साल का नौजवान लड़का और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चलते हुए अंदर आता नजर आता है। इस समय उस नौजवान लड़क के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हालांकि भले ही दोनों के कपड़े गंदे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। अमर नारंग जैसे ही इस लड़के को देखते हैं तो उनकी आंखें चमक जाती हैं। इस लड़के को देखकर अमर नारंग तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। इस समय वह काफी ज्यादा खुश थे और खुशी की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। ये नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्नब था। अर्नब को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वह सभी काफी आश्चर्य के साथ अर्नब को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आ रही थी। अर्नब को देखकर अर्नब की मम्मी मीना और बहन सलोनी की आंखें भर आती हैं। मीना और सलोनी इतने महीना बाद अर्नब को देख रही थी, जिस वजह से उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इधर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर अर्नब की आंखें भी नम हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का पानी भी नजर नहीं आता। अर्नब अपने इमोशंस को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख गया था। वह तुरंत आगे जाते हुए अपनी मम्मी के पांव छूता है। अर्नब की मम्मी अर्नब को देखकर तुरंत अर्नब को अपने आंचल में भर लेती है और फिर तुरंत उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अर्नब अपनी माँ के आंखों से निकले हुए आंसू को महसूस कर लेता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी अर्नब की आंखें भीग जाती हैं। लेकिन अर्नब अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को नॉर्मल करता है। थोड़ी देर तक गले लगे रहने के बाद अर्नब अपनी मम्मी के आंचल से दूर होता है और फिर अपने बड़े मामा अमर नारंग के पांव छूता होता है और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने मामा से पूछता है, मामा जी कैसे हैं आप? जिस पर अमर नारंग अर्नब को अपने गले लगाते हुए कहते हैं, अरे मेरा भांजा कितना बड़ा हो गया, भांजे सच में काफी जवान हो गया है तू। तुझे पता है जब मैं जवान था तो बिल्कुल तेरे जैसा हैंडसम दिखता था। वैसे मानना पड़ेगा अर्नब, तेरे जवान होने के बावजूद भी मुझे तेरे पास से काफी ताकतवर आभा महसूस हो रही है। तेरी ताकत को महसूस कर मैं कह सकता हूँ, जवान पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुझसे से ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने मामा से बात करने के बाद अर्नब अपने दूसरे मामा भरत नारंग से मिलता है। जब अर्नब भरत नारंग से बातें कर रहा था तब अमर नारंग की नजर अर्नब के साथ आए हुए व्यक्ति पर जाती है। उसे देखकर अमर नारंग की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल अमर नारंग अर्नब की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं, अरे अर्नब बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ एक बार स्टडी रूम में आओगे? आखिर मदन को देखकर अमर नारंग की आंखें छोटी क्यों हो गई थी? क्या अमर नारंग ने मदन को पहचान लिया है? आखिर क्यों अमर नारंग ने अर्नब को अकेले स्टडी रूम में बुलाया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अर्नब द किंग ऑफ माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहो तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।